पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम। अंकुश भारद्वाज भाई साहब हमारे साथ यहाँ आए हैं और उनके फादर सुरेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आपने अभी ये देवता जी की नाटी गाई हुई है, छाए हुए हैं आप इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। प्रोफेशनली कंटिन्यू नहीं किया? फाइनेंशियली भी ठीक नहीं थी हालत ना। सेब की जो पेटियां होती हैं उनको स्टेप करी है मैंने घर का जाके। अच्छा 10 पैसे में एक पेटी स्टेप करता था मैं। अच्छा मेरी मम्मी हमेशा से म्यूजिक के अगेंस्ट रही है। अच्छा। मेरे भी और पापा के भी। रीजन? पापा जब नई नई शादी हुई थी मम्मी के साथ, तो पापा जाते थे जैसे किसी के साथ गाना बनाने चले गए कहीं और, तो वहाँ से उसने बेवकूफ़ बना दिया, कोई पेमेंट नहीं करनी, कुछ पैसे नहीं देने, कॉम्पोजिशन चुरा लेनी। तो मैंने पापा को कॉल किया, मैंने कहा पापा ऑफिस में थे, मैं कहा मम्मी ऐसे जाने नहीं दे रही, मैं कहा मैं पापा मम्मी को लॉक लगा के भाग रहा हूँ। इंडियन आइडल के ऑडिशन के लिए आप अपनी मम्मी को दरवाजा ऐसे लॉक करके भाग गए थे? भाग गया मैं। ये जो एक परसेप्शन बनी हुई है ना कि इंडियन आइडल में जाना तो आपको गरीब होना पड़ेगा। आपके पास कोई सैड स्टोरी होनी चाहिए, क्या ये सच है? मुझे ऐसा नहीं लगता भाई। अनु मलिक सर से मिला तो मैं नेहा मैम के पास जब जा रहा था तो मैं वहां से नीचे गिर गया भाई, 8 फुट नीचे। अच्छा। मेरे को लोगों ने इतना ट्रोल किया। हाँ। उस लोगों ने इतने गंदे गंदे कमेंट्स मुझे आते थे। हाँ भी अंधे, तू तो अंधा होने वाला था ना, ठीक हो गया तू, आंखें नहीं फटी तेरी। आज जो मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी पा रहा हूँ ना भाई, ये द एंटायर क्रेडिट गोज टू इंडियन आइडल एंड डॉक्टर नितिन डेडिया। मतलब मेरा विजन बहुत ड्रॉप हो रहा था, आइज का विजन। एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोग गए, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको तो बोलते केराटोकोनस हो गया है, कॉर्निया होता है, ये धीरे धीरे कोनिकल शेप लेने लग जाता है, और बोलते आपको है भी प्रोग्रेसिव, और बोलते बाय द टाइम यू विल टर्न 55, 60 यू लूज योर विजन। अभिरुचि ने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? जब मैं इनिशियली बॉम्बे भी गया था ना, तो ऐसे बहुत सारे महीने हैं जब मेरी जेब में पैसा नहीं होता था। अच्छा। तो उस वक्त उस लड़की ने मेरा रेंट भरा है मुंबई में, मेरे घर का। अभिरुचि ना होती भाई, मेरी औकात ही नहीं थी यहाँ पहुँचने की। और उन्होंने वही बात सोनू निगम साहब ने मेरे को कान में आके बोली। क्या बोला? उन्होंने बोला बेटा बहुत आगे जाएगा, लंबी रेस का घोड़ा है तो। प्यारेलाल जी की खासियत बताता हूँ, उसमें जैसे रफी साहब ने किया है दर्द दिल, जब तक वो वैसा नहीं हुआ, अभी तुम्हारा बहुत फास्ट हो गया, अभी थोड़ा स्लो करो, दर्द दिल, तो वो एक एक बारीकी हमारे को समझाते थे। हिमाचल में शूज क्यों नहीं कर रहे हो भाई? आप खुद सोचो भाई कि मेरे बूढ़े माँ बाप किसी डीसी के पास जाके उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप देखिए ना, अंकुश ने फर्स्ट रनर अप आया है वो एक इतने बड़े रियलिटी शो में, मेरा गाना भाई श्रेया घोषाल मैम के साथ आया है, मैंने सचिन जिगर सर के साथ काम किया है, हिमेश जी के साथ मैंने मूवी में तक मैं काम किया हुआ है। उसके बाद अगर आपके पास अपने ऐसे कलाकार को मंच देने के लिए अमाउंट नहीं है, या आपके पास मल्टीपल बहाने हैं। कुछ आर्टिस्ट है उनको हर मंच के ऊपर आप उन्हीं को ही शो दिए जा रहे हो। सभी का शुभ लो मारो दिशा, बाको जो हिमाचला परदेशा। ये देख पा रहे हो गूज़बम्प्स? अरे बोलो गाची बनियो आएगे हमें तेरे बोलो दुआरे हो, गाची बनियो आएंगे हमें तेरे बोलो दुआरे हो। एड़ो चमका नानू बे मारो जेणे गेणी दे तारे हो, एणो चमका नानू जो मारो जेणे गेणी दी तारे हो। मारो देव बोला चतुर्मुखा तेरी जय जयकारा हो, मारे नानुआ चतुर्मुखा तेरी जय जयकारा हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू अवधेश भाई। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकुश भाई। और थैंक्स टू यू सर जी। मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम खोलते ही अंकल जी दिखे जा रहे हैं। जब देखो तब अंकल जी दिखे जा रहे हैं। जब मैंने पहली बार देखा, ये रील आई मेरे सामने, अंकल जी गा रहे थे इतना प्यारा, और मैं ये कौन है, बाद में देखा तो मैं कहा अंकुश के फादर हैं, और इतना प्यारा आपने गाया हुआ है। अंकुश भाई को स्पेशली बोला कि अकेले मत आना, अंकल जी को साथ में लेके आना। बार बार ने सेम चीज, बार बार मैंने ये चीज बोली। मैं क्या पॉडकास्ट के लिए मना कर देंगे तो भी कोई चक्कर नहीं, ऐसे ले आना, बाकी हम माहौल यहाँ बना लेंगे। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताएं। बहुत बढ़िया। छाए हुए हैं आप इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। ये देखो, ये आप देख रहे हैं, आप ही बता सकते हो। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा लगा हमें वो नाटी। सोचो जिन लोगों को पता भी नहीं था कि देवता चतुर्मुख जी भी कौन है, मतलब ठीक है आपके एरिया में पता होगा, अब तो पूरा हिमाचल को पता चल गया हुआ है। और आपकी एक रील देखी थी मैंने जिसमें आपने बोला था कि मैं पहले गाता था, मैंने गाना बंद कर दिया था, तो आपने अब जब दोबारा ये गाना गाया, ये पहले तो ये बताइए कैसे हुआ ये शौक तो मुझे पहले से ही है, बचपन से ही है जी। अंकुश ने मुझे इंसिस्ट किया कि अच्छा। हम कोई
तैयार करते हैं। अच्छा तो मैंने कहा भाई मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैं तो हिमाचल में हूँ और आप बॉम्बे में हूँ, जी। तो कैसे होगा? हाँ। तो हमारा बस टेलीफोनिकली हमारा चलता रहता था मोबाइल पे। पर अंकुश इतने टाइम से प्रोफेशनली गा रहे हैं, अंकुश को हमने इंडियन आइडल पे इतना देखा है, इतने टाइम से आप लोगों ने कुछ नहीं किया साथ में, मतलब ऐसा, और एकदम अभी ऑल ऑफ अ सडन ये हुआ, ये कैसे हुआ फिर? ये तो अब पहले कभी बातचीत हुई कि साथ में कुछ करते हैं? बातचीत हुई हमारी, अच्छा। बट वो मैं पहले ही आपसे कह रहा हूँ कि भी हमारा सामने हम एक साथ यहाँ बनाया नहीं बैठ के। ये वो बॉम्बे में था और मैं हिमाचल में था, राइट। तो वहीं ये गाना बन गया। तो आप इंसिस्ट कर रहे थे काफी टाइम से कि साथ में कुछ करते हैं? मैं काफ़ी पहले से कोशिश कर रहा था, देखो कि मैं कुछ तो अच्छा करूं पापा के साथ। हाँ। बीइंग अ सन, मेरी कोशिश हमेशा से ये रही कि जो सपना इनका बहुत पहले खत्म था म्यूजिक का, अच्छा। रियाज भी इनका होता नहीं था कभी। हाँ। तो मैं हमेशा जब भी आता था इनको इंसिस्ट करता था कि पापा रियाज करो, हाँ। ऐसा करो, ऐसा गाना सीखो। पर पापा का ना गज़लों में बहुत कमाल की गायकी इनकी हमेशा से रही है। हाँ। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने, किशोर कुमार जी के गाने, ये बहुत ही कमाल गाते हैं। आज भी मैं जब बहुत सारे अलग अलग सिंगर्स को देखता हूँ गाते हुए, पर जब मैं इनको सुनता हूँ वही गज़ल गाते हुए, तो जो बारीकियाँ हैं, कुछ खटके मुर्कियाँ जो ये लेते हैं, जी। वो एक बहुत सीखा सिखाया सिंगर भी नहीं ले पाता। तो ये ब्लेसिंग है इनके ऊपर कि बिना सीखे, बिना रियाज किए ये कैसे इतना अच्छा गा लेते हैं। तो इस बार मैं आपको बीइंग ऑनेस्टली आपको बताता हूँ एक बात, कि मैं म्यूजिक प्रोग्रामिंग पहले नहीं करता था, पर धीरे धीरे मुंबई जाके मैं चीज़ें सीखा। ठीक है। मिक्स मास्टर कैसे करते हैं उस पर भी थोड़ा गहन अध्ययन किया, ठीक है। खुद को थोड़ा और तराशने की कोशिश की। अभी मुझे ऐसा लगा कुछ टाइम पहले कि यार जब हम बाहर के लोगों के साथ इतना काम कर सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं कुछ फोक में भी करूं। राइट। फोक का जब नाम आया तो मेरे पास सबसे बड़ा गुरु जब मेरे घर में ही बैठा है, तो मैं कहा क्यों ना उनको ऑन बोर्ड लेके कुछ अच्छा किया जाए। अच्छा। पहली नाटी साथ में निकाली और उसी को इतना ज्यादा प्यार मिल गया, इससे बेटर क्या हो सकता है इस चीज के लिए। राइट राइट। इन्होंने बताया कि आप गजल बहुत प्यारी गाते हैं, जी। कुछ शौक से सुना देंगे? क्या सुनाया जाए? आपको कुछ याद आ रहा है? आपको कुछ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जो भी आप अंकुश करो हेल्प थोड़ी सी। मेरे को इनकी वॉइस में एक गाना बहुत अच्छा लगता है, मोहम्मद रफ़ी साहब का। कौन सा? वो एहसान तेरा होगा मुझ पर। वाह, चलो सुना देता हूँ। वही अगर आप। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है रो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। क्या बात है। See, that is what I was telling you भाई initially. अब मैं समझ रहा हूँ ये जो अंकुश की मखमली आवाज है ये आई कहाँ से है बेसिकली। आपने प्रोफेशनली नहीं सीखा है? जी नहीं। आप अपने बारे में बताइए, आप आपकी म्यूजिक की सफर के बारे में बताइए। देखिए, मुझे म्यूजिक में तो कुछ भी नहीं आता। ये है कि मैं बचपन में मुझे बहुत शौक रहा इस चीज़ का, गाने का। और जो मेरे फादर थे साहब थे वो भी गाते थे। अच्छा जी। हमारे ज़माने में तो रेडियो भी नहीं होते थे। 1970 की बात है जी, या 70 या 69 की बात है। ठीक है जी। तो रेडियो नहीं थे उस टाइम, पहली बार रेडियो गाँव में आया। अच्छा। और वो मेरे अंकल के करना था। तो जो मेरे पापा थे वो वैसे शौकीन थे गाने के, गाते थे। अच्छा। मैं छोटा था, तो एक दिन हमारे अंकल आए ट्रांजिस्टर लेके, पहली बार मैंने रेडियो देखा उस दिन। अच्छा। टेलीफोन भी नहीं होते थे शायद, मुझे अभी तक याद आ रहा है। सिर्फ टेलीफोन तो बाद में आए थे। हाँ, वो बाद में आए थे। जब बाद में आए भी थे तो हमारे गांव में सिर्फ 2 के घर में वो टेलीफोन थे। वो रेडियो लेके, वो ट्रांजिस्टर की बात चल रही थी, तो ट्रांजिस्टर लेके आए गाँव में। तो मुझे भी वो गाना याद आ रहा है उस टाइम का ना, एक गाना था रफ़ी साहब का जी। वो जो बज रहा था ट्रांजिस्टर पे। तो बचपन में मैं बैठ गया सुनने। अंकल बोले कि बेटे सो जाओ ना, वो कानों से सुनना है, सो के सुन लो। मुझे इतना शौक था कि मैं उसको सुनने के लिए बैठ गया। कौन सा गाना था वो? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। क्या बात है यार, क्या आवाज है। सुरों पे कितनी पकड़ है, बिना सीखे हुए हैं। ये इसको बोलते हैं प्योर गॉड गिफ्ट। सुर एंड जो ये बारीकियां लेते हैं, हाँ, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जो बारीकियां ये रफी साहब के गानों में लेते हैं, राइट, बहुत सीखे हुए सुने हैं। बहुत बारीकी से है ना, बहुत बारीकियां हैं। अच्छा ठीक है, फिर आपने वो गाना सुन लिया, उसके बाद पंचायत की तरफ से स्पीकर मिलता था गाँव, हर गाँव के लिए। अच्छा। तो बस उसी स्पीकर को मैं रोज सुनता था जी। अच्छा जी। मैं क्या करता था, पेन हाथ में लेके उस स्पीकर से गाने, इतनी मेरी स्पीड थी गाने लिखने की, मैं फटाफट वो गानों को
आइडिया से लिखता था कि भाई ये से आगे बस यही था। अच्छा मतलब स्पीकर हाँ। पूरे गांव में लगा होता ये था? कहाँ होता था स्पीकर लगा हुआ? स्पीकर गांव में था, बीच गांव में था जी। अच्छा, वो पंचायत- आपके गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम लोस्टा है जी। सॉरी, लोस्टा लोस्टा। लोस्टा। हाँ। अच्छा, ये रोड ये हुआ कोटगढ़ में? कोटगढ़ के साथ है बिल्कुल जी। अच्छा, ठीक कोटगढ़ में से ही रहने वाले हम लोग, ठीक प्रॉपर है। कोटगढ़ के हैं। ठीक है, तो प्रॉपर कोटगढ़ से बाजार से थोड़ा सा कोई 5-10 मिनट का रास्ता है नीचे कोई, ठीक है जी। वो हमारा गाँव है लोस्टा। अच्छा, तो मैं वहाँ से गाने लिखता तो बड़ा जल्दी फटाफट लिखता था, बस एकदम जैसे टेप रिकॉर्डर होता ना वैसे मेरे दिमाग में छप जाते थे वो जी। अच्छा। और मैं बस वैसे ही सीखता गया। प्रोफेशनली कंटिन्यू नहीं किया? नहीं, प्रोफेशनली मैंने कंटिन्यू इसीलिए नहीं किया कि एक तो उस टाइम बड़ा प्रॉब्लम थी जी, हमें का कुछ फाइनेंशियली भी ठीक नहीं थी हालत ना, अच्छा, इस वजह से मैं उसको कंटिन्यू कर सका। ये कि स्कूल टाइम में मैंने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स होते थे ना, जी। तो उसमें जितनी बार भी मैं गया उतनी बार मुझे पहली पोजीशन में ही रहा मैं। अच्छा कोई फेस्टिवल्स होते थे ना, जी। गांव के होते थे, कुछ और होते थे, तो उसमें तो मेरा पहला नंबर ही रहता था। अच्छा, क्या तो बात। बस वही मैं करता था, बाकी से ज़्यादा मैं जा नहीं सका क्योंकि बीच में उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई कुछ, अच्छा, तो हमारी फाइनेंशियल हालत भी ठीक नहीं थी अच्छा, कुछ। हमारे फादर के रहने के बाद तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, अच्छा। मुझे कुछ और करना पड़ा उसके बाद। तो आपने क्या परस्यू किया उसके बाद? हाँ, यही नहीं, मुझे बड़ी दिक्कतें आई मुझे। अच्छा, गांव के जो ऑर्चेज थे, बहुत बड़े ऑर्चेज थे हमारे इलाके के, वहाँ जाके मैंने उनकी दिहाड़ियाँ की। ओह, अच्छा, और गांव में जो उस टाइम सेब के जो होते थे ना, सेब का सीजन हमारे होता था, तो जी। हमारा तो लैंड थोड़ी कम थी, हमारा जी। उतना होता नहीं था। जी। गांव के जो सेब की जो पेटियां होती हैं उनको स्टेप करी है मैंने घर घर जाके। अच्छा, एक सोसाइटी थी हमारी, उन्होंने मुझे जॉब दे दी थी अपनी, तो मुझे वो पेटियां स्टेप करनी होती थी, 10 पैसे में एक पेटी स्टेप करता था मैं। अच्छा, उसके बाद मुझे नौकरी में जाना पड़ा, तो नौकरी मैंने की, बिजली बोर्ड में मेरी नौकरी टेम्प्रेरी बेस पे, डेली बेस पे मैं लगा, अच्छा, तो 6.25 दिहाड़ी मुझे वहाँ मिलती थी। अच्छा जी। वहाँ भी बड़ा स्ट्रगल देखा जी जिंदगी में। वहाँ तो कई बार ऐसा करते थे, हमारे को बोलते थे जा भाई बाजार जा, अच्छा, वहाँ से चाय ला उधर से। तो मुझे क्या, मेरे साथ जो दूसरे साथी भी थे ना, जो टेम्प्रेरी बेस थे मेरे साथ बेचारे, तो हमने तो कई बार छीके में चाय लाई बाजार से उनको। मतलब जिस काम के लिए रखा गया था उसके अलावा बाकी के सारा काम? बेलदार का हमने काम किया वहाँ पे, और जो काम था हम काम हमसे लेते थे वो क्लरिकल साइड से। अच्छा, बावजूद इसके हमारे को बोलते थे कि जाओ भाई छीके में चाय लाओ यार, बाबू लोग। तो हमारी मजबूरी थी। बड़ा स्ट्रगल किया आपने। हाँ, तो आगे फिर बढ़ नहीं सके थोड़ा, हाँ, बस ये थोड़ी दिक्कत थी। शौक था हमारा जी, हाँ। शौक मैंने फिर रखा, कम होने नहीं दिया। अंकुश, आपका कैसे म्यूजिक की तरफ रुझान हुआ? मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहा हूँ हमेशा से अपने पापा से, बहुत ज़्यादा। हम्म। ये प्रोफेशनली तो नहीं गाते थे, हाँ। पर घर में जब भी मॉर्निंग हमारे घर में जब भी होती थी, हाँ। तो मेरे पापा की देन ये है कि इन्होंने एक हमारे लिए ये, क्योंकि हमेशा से चाहते थे कि कुछ तो म्यूजिक में हो जाए, हाँ। तो कैसेट प्लेयर होता है, हाँ। वो इन्होंने ला के रखा हुआ था। तो हमारे जब भी हम मॉर्निंग में उठते थे तो ऑलरेडी मुझे मेरे गानों में गजल्स बज रही होती थी, अच्छा, गुलाम अली खान साहब की अच्छा, या मेहदी सिंह खान साहब की गजल्स बज रही होती थी। तो अच्छी बात ये रही कि मुझे बचपन से इन्होंने अच्छे संगीत की ओर हाँ। रखा है, मेरे कानों अच्छा को सुना आपने? अच्छा सुना, अच्छे से मुझे ट्रेन किया है अच्छे गाने सुनने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट में। राइट। एक बार ये शिमला है, हाँ। सच्ची में आपको बताता हूँ कि हमारे सेब वेब उतने खास होते नहीं थे बिल्कुल। हमारी लैंड होल्डिंग बहुत कम है, बोलने के लिए कोटगढ़ से है, पर हमारे पास लैंड होल्डिंग ना के बराबर थी। अच्छा, एक सीजन लगाया इन्होंने, कुछ जो छोटे मोटे पैसे उससे रिकवर हुए, हाँ। तो उससे पापा ना एक छोटा सा केसीओ का आता था, इतना सा हाँ, छोटे वाला। छोटे वाला कीबोर्ड, हाँ। वो खरीद के लेके आए। उस वक्त ना मैं गाता था प्रोफेशनली, मतलब गाते नहीं थे हम लोग ऐसे, हाँ सुर लगा रहे हैं, कोई गा रहा है तो उसके साथ साथ गा रहे हैं। तो उन्होंने बोला चलो ये लेके चलता हूँ, ये लेके आए। उस कीबोर्ड को लाते ही मैं रोज पता नहीं कुछ आदत सी लगी कि मैं सुबह उठता था और उसको बजाना चालू कर देता था बिना सीखे। बिना सीखे। धीरे धीरे बड़ा हुआ, उम्र बड़ी हुई, वो जो अंदर से हमेशा आवाज आती थी कि यार पापा का सपना भी मरा है म्यूजिक का, अगर मैंने भी अपने सपने को मार दिया मैं कहा फिर यार ये तो कैसी जिंदगी, फिर किस बात की जिंदगी। एक बहुत खास स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मेरी मम्मी हमेशा से म्यूजिक के अगेंस्ट रही है। अच्छा। मेरे भी और पापा के भी। रीजन? पापा जब नई नई शादी हुई थी मम्मी के साथ, तो पापा जाते थे जैसे किसी के साथ गाना बनाने चले गए कहीं और, तो वहां से उसने बेवकूफ बना दिया, कोई पेमेंट नहीं करनी, कुछ पैसे नहीं देने, कॉम्पोजिशन चुरा लेनी। ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ। थोड़ा बताओ ना, क्या क्या फेस था ये वाला? नहीं, कई बार ऐसा होता था, मैं कई बार जाता था जी, वो तो आ जा भाई यार कुछ सुना दो कुछ। मेरी 1-2 कंपोजिशन वहाँ पे चोरी हो गई थी। अच्छा, कोई फेमस म्यूजिक डायरेक्टर है? मैं नाम नहीं लूंगा। नाम मत लो, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर कोई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था कोई। अच्छा, ठीक है, और ही थी, ठीक है। मेरी जो कंपोजिशन थी उन्होंने चुरा ली थी। अच्छा, आपकी कंपोजिशन मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज का। अच्छा, मैंने छोड़ ही दिया, मेरा मन टूट गया था। मैं कहा यार ये तो। ओहो। शुरुआती दौर पे
यही चीज सब तो चीजें। मदर मतलब फिर मना करते थे इसलिए? हाँ, मम्मी इसलिए मना करते थे क्योंकि उन्होंने इनका इतना ज्यादा स्ट्रगल देखा था म्यूजिक के लिए, इनको डिप्रेशन में देखा जाते हुए। अच्छा। इनका फेज, मम्मी जब मेरे को बताते हैं कि इनका ऐसा फेज था कि कई बार 3-4 दिन तक घर भी नहीं आए थे, इतने परेशान हो गए थे। बिल्कुल ऐसा। तो ऐसा क्या चल रहा था उस टाइम पे? अब तो अब क्या बोले। नहीं मतलब आप म्यूजिक के लिए इतना डेडिकेटेड थे कि हाँ, मतलब yes। मुझे उसमें कुछ करना है यार, और आपके साथ चीजें उस तरीके से नहीं बन पा रही थी, तो आप फिर देखिए मैं जब वो पीछे बात चल रही थी मेरी ना, जब मैं जॉब में था वहाँ से मुझे छुट्टी भी नहीं मिलती थी। और कि मुझे रिकॉर्डिंग के लिए मैं मेरी उसके लिए शिमला गया आता था, रेडियो स्टेशन के लिए ना, बिजली विभाग से? हाँ। अच्छा छुट्टी आता होता, एक दिन मेरा लगता था, दूसरे दिन संडे होता उसके साथ जाता था। अच्छा। और मुझे शौक भी था और मुझे जाना भी था, लेकिन मैं छोड़ता नहीं था जाना। मैं गया जी, गाया मैंने वहाँ पे। बड़ी दिक्कतें पेश आती रही मुझे जी। अच्छा। थोड़ी सी इसी प्रॉब्लम से मैंने फिर छोड़ ही दिया। मैं कहा मेरा मन टूट गया था फिर। तो अब कुछ उम्मीद बनी इतने सालों के बाद। क्या कमबैक किया है आपने? चलिए तो बात क्या कमबैक किया है आपने कि मतलब आज की यूथ को भी आपने वो मतलब नाटी रटा दिया। सोचो मैं नहीं सुनता, ज्यादा सुनता भी हूँ, नहीं भी सुनता हूँ, बट मतलब अब क्या हो गया ना, काफी टाइम से ना सब एक जैसे बन रहे हैं फोक में भी, सच्ची सी बात बताऊं तो ऐसी ना एक्साइटमेंट नहीं रहती कि कोई फोक कोई गाना आ रहा है यार उसको सुनो, या फिर कोई पार्ट। सब ने ना एक जैसे गाने निकालने स्टार्ट कर दिए, इस चीज का मुझे दुख है। पर आपका जब आया ना वो एकदम फ्रेश वॉइस में, कहा ये कौन है और ये क्या कॉम्पोजिशन किसने बनाई? आपने नहीं? वो मतलब हमने मिलके ही बहुत ही प्यारी। और मैं कहा यार ये मजा आ गया। तो सोचो आपने क्या तगड़ा कमबैक किया है। चलिए हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है जी। नहीं बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, मदर अगेंस्ट थे फिर? मम्मी हमेशा से मतलब अगेंस्ट रहे, रीजन बीइंग कि पापा को उन्होंने स्ट्रगल करते हुए देखा है। ठीक है। मेरी इस लाइफ के वैसे भी बहुत सारे फेजेस से मैं गुजरा हूँ, मेरी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव जिंदगी में चला ही रहा हमेशा से। मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए। तो एक रियलिटी शो आया था बिग गोल्डन वॉइस के नाम से। बिग गोल्डन वॉइस, बिग एफएम का? बिग एफएम का, अरे बिग एफएम का एक्स एम्प्लॉय बैठा है सामने। तो उसमें जजेस थे अरमान मलिक और अमाल मलिक। हाँ आई नो, 2016-17 के आसपास। एग्जैक्टली वही वाला सीजन था। तो उनमें जो बड़े वाली अमाल मलिक हैं, उनको मेरा वॉइस बहुत पसंद आया। और मैंने इन्हीं का ही एक कॉम्पोजिशन उसमें गाया था। अच्छा। वो गाना फोक गाना था। कौन सा? सोबी का शुभ लोमारो देशा बांको जो हिमाचल प्रदेश। वो जो आपने फिर इंडियन आइडल में भी गाया था? हाँ जी। अच्छा वही गाना। ठीक है। तो वो सेम गाना मैंने एज एन ऑडिशन उनको भेजा था, तो वो बहुत खुश हो गए। वो आपकी कंपोजिशन है? यस, क्या बात। वो मैंने खुद लिखा जी, और धुन भी मैंने उसकी दी, खुद ही दिया। मैं रोक रहा हूँ, एक सुनाना ना प्लीज यार, वो मेरे को सुनना है, बहुत प्यारा है वो। चप्पा चप्पा चरखा चले के साथ आपने मैशअप किया था ना? बोलो हरे भरे जैसे वे बगीचे नाशपाती नारंगी। हाँ, हरे भरे जैसे वे बगीचे नाशपाती नारंगी। खोड़ शांगती काकड़ी मीठी, खोड़ शांगती काकड़ी मीठी, चीजे रंग बारंगी, सभी का शुभ लो मारो देशा बाको जो हिमाचला परदेशा। ये देख पा रहे हो गूज़बम्प्स? अरे देख पा रहे हो? क्या बात है यार। आपने इस गाने को ऑफिशियली लॉन्च किया है? मैंने अपनी आवाज में तो लॉन्च किया है, गाया हुआ है ना? वीडियो वगैरह भी है इसका? हाँ, रजत शर्मा के साथ मैंने बनाया था वीडियो। अच्छा, जो रजत के साथ आया था ये वो वाला ही है? एग्जैक्टली यार ये इतना प्यारा गाना, ये इनके साथ रिकॉर्ड करो आप, ये वाला आपने बोल दिया बस, पक्का है ना? एक रिकॉर्ड करो आप, बहुत प्यारा है ये। और आपकी कंपोजिशन है ना ये? यस, कितनी प्यारी है ये, बहुत। आप कहते तो जरूर निकालेंगे। और मे भी हम दूसरा पॉडकास्ट इसके बाद कर रहे हो फिर आगे। ठीक है। अच्छा, अमाल को ये गाना पसंद आया था, तो उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया। हाँ। अभी हालत आपको पता ही है, हिमाचल में रह रहा हूँ, हिमाचल का रहने वाले भोले भाले लोग। हाँ। बोले ठीक है जाना है। मेरी जो अभी मेरी वाइफ बन चुकी है वो अभिरुचि। हाँ। पहले मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी उस टाइम। अच्छा, तो अंकल कैसे देख रहे हैं? ये रिएक्शन जो था ना भाई, कैमरे पे पता नहीं कैसे कैप्चर हुआ होगा। अभी शुक्र है की जगह मम्मी नहीं बैठी है यहाँ। हाँ, आंटी कैसे करते हैं? 2 लाफे बढ़ जाते थे। 2-4 पहाड़ी मंगा लिया। क्या बोल रहा है? पर जब आप इसको ना देखोगे ना एपिसोड को, तो अंकल का रिएक्शन देखना कितना क्यूट। चलो ठीक है। उसने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि अमाल जैसा बंदा भाई बोल रहा है, हाँ। एक सेकंड के लिए मत सोच, हाँ। निकल जा, चला जा। स्लीपर क्लास बुक की जी चंडीगढ़ से। अच्छा। बैठा और भाग गया मैं यहाँ से बॉम्बे स्लीपर क्लास में? हाँ, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से, आपको पता है मेरे को तो पता ही नहीं बॉम्बे में कहाँ रहना क्या नहीं रहना, जुगाड़ पानी लगा के कुछ ना कुछ करके रहा मैं। तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मेरे को अमाल भाई ने दी है, उन्होंने ना मेरी सिटिंग्स करवाई इनिशियली। अच्छा। रश्मि विराग सर जो हमारे लिरिसिस्ट हैं बहुत बड़े, हाँ, उनके साथ हम लोग बैठ के मतलब उनको अपने गाने सुनाते थे, कॉम्पोजिशन हमारे को बिठा के रखते थे।
हमको नहीं आइडिया होता था कि 24-24 घंटे के भी सेशंस होते हैं। हाँ, 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 24-24 घंटे बैठ के म्यूजिक बना रहे हैं वो लोग, मतलब पागलपन होता है म्यूजिक के लिए। राइट, वो सब चीजें मैं वहां से सीखा कि नहीं, अगर आपको प्योर डेडिकेशन चाहिए किसी काम को करने के लिए तो आपको उसको टाइम देना पड़ता है, Right. वक्त देना पड़ता है। राइट। तो वहां से मैं वक्त देना सीखा। दूसरी उन्होंने बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि उनका एक गाना है, रोके ना रोके नैना, वो गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी यशराज स्टूडियोज में। और यशराज स्टूडियोज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडियोज ऑफ बॉम्बे रिकॉर्डिंग के लिए। अब रिकॉर्डिंग करने कौन आ रहे हैं? अरिजीत सिंह। अच्छा। और वहां पे अमाल भाई ने सबको बोल के रखा है कि भाई अंकुश नाम का लड़का है, वो आज अरिजीत को रिकॉर्ड करवाएगा। हाँ, हाँ, पहुंचा वहां पे तो बोल रहे हैं कि अरिजीत भाई से मिले तो, बोला सर अभी तो नहीं मिला मैं। क्या रिकॉर्ड करवा? मैं वहां बैठा हूँ, खड़ा हूँ, अब मैं मतलब लिटरली अरिजीत सिंह सामने, आपको अरिजीत सिंह को रिकॉर्ड करवाना है और मेरी टांगे बस दोनों कांप रही है। और मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं है कुछ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को पहली बार मैं इतने बड़े स्टूडियो में गया जहाँ पे आप रिकॉर्ड भी किसको करवा रहे हैं? अरिजीत सिंह को। अरिजीत सर ने मेरे को बोला कि आप करवा रहे रिकॉर्ड? मैं कहा सर हाँ, अमाल भाई भी साथ में है। तो बैठो। तो वो गा रहे हैं, उनको क्या बताना किसी ने, मेरी तो मतलब हिम्मत बोलो, मेरी औकात भी नहीं थी कुछ उनको कि कैसे गाना कैसे नहीं। उन्होंने 16 बार पहले गाना सुना, बैक टू बैक। उन्होंने स्टूडियो में पहले 16 से 17 बार गाना सुना। अरिजीत सिंह ने 16 बार गाना सुना, ठीक है। उन्होंने लिखा, अंदर गए, 2-4 चीजें उन्होंने अमाल भाई की सुनी, और आप ये मानिए कि आधे घंटे में रिकॉर्डिंग खत्म। क्या बात है। तो वहां से जो आई वुड से कि अमाल मलिक का बहुत बड़ा योगदान है मेरे करियर में, मुझे चीजें बहुत सारी सिखाने में। अच्छा। उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि लर्न मेलोडाइन, यू आर अ सिंगर, मेलोडाइन सीखो। इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं कि आपको अपना वॉइस बनाना, आजकल का वॉइस कल्चर बनाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो वहां से इनिशियली वो किक मुझे अमाल भाई ने दी थी। इनिशियली एक्सपोजर दिया आपको, अच्छा खासा Exposure वाला दिया। यार, वो एक्सेस दी जो हर किसी को नहीं मिलती नहीं है मिलती यार। है, नहीं मिलती आप है। ऐसे ही हर किसी अरिजीत के सामने नहीं बैठ नहीं के बैठ आप सकते। रिकॉर्ड करवा सकते हैं ना यार। एग्जैक्टली। वो एक्सपोजर देने वाला अमाल मलिक है। ओके। ओके। तो वहां से जर्नी और आगे बढ़ी, और मैं कोई काम कर ही रहा था कि अचानक से पता चलता है कि मतलब मेरा विजन बहुत ड्रॉप हो रहा था, आईज का विजन बहुत ड्रास्टिकली, बिकॉज ऑफ मे बी रीजन क्या रहा, लैक ऑफ डाइट, सोते नहीं थे हम लोग, काम कर रहे हैं लगातार। तो मैं घर आया, मैंने यहाँ पे एक लोकल डोमेस्टिक हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ पे मुझे बोल दिया गया डॉक्टर के द्वारा कि भाई आप गाजर मूली खाओ, ठीक हो जाएंगे। और 0.25 का मेरे को चश्मा उन्होंने लगा के दे दिया। अब मेरे को उससे भी ना दिखे, रात को चल रहा हूँ, सब ब्लरी विजन हो रहा है, लाइट है, वो बोलते ना कि लाइट्स नहीं है, डिस्टॉर्टेड विजन था पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, नॉर्मल तो नहीं है। अब जब मैं आंखों को ऐसे दबा के दिखता था ऐसे, तो साफ दिखता था। मैं कहा अगर कुछ प्रॉब्लम होती है मेरे को आंखों में तो थोड़ी दिखता है। तो फिर मेरा विजन यहाँ से कुछ नसों में वीक होती है, कुछ होता है, तो मेरे को नजर ही नहीं आता। मैं ऐसे दबा के देख रहा हूँ तो सब नजर आ रहा है। फिर वो फ्रस्ट्रेशन मेरी बढ़ती गई, चश्मा लगा के मैं साफ नहीं देख पा रहा। अब घर वालों से जितना बेचारों से बन पड़ा उन्होंने किया है ना। फिर जो अभिरुचि है वो गुड़गांव में उस वक्त सेटल्ड थी। मैं बोला यार एक बार मैं जाता हूँ, देखते हैं। ऐसे ही मैं बैठा था और रात को ना मैं ऐसे ही चल रहा था, तो मैं उसके सामने गड्ढे में गिरने से बच गया बाल। तो वो बोलती कि इतना सीरियस चीज तुम्हारे को हो गई है, तुम मेरे को नहीं बता रहे हो, ऐसा क्या हो गया। एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल है, वहां हम लोग गए। उन्होंने मेरे को बोला कि आपको तो बोलते केराटोकोनस हो गया है। केराटोकोनस। मैंने कहा सर मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना, ये सब क्या होता है इसमें। बोलते इसमें जो आपका ये कॉर्निया होता है, ये धीरे धीरे कोनिकल शेप लेने लग जाता है। और बोलते आपको है भी प्रोग्रेसिव, जो बोलते बढ़ता जा रहा है आपका। और बोलते बाय द टाइम यू विल टर्न 55-60 तो आपका विजन ऑलमोस्ट यू लूज योर विजन। मैं वो और ज़्यादा डर गया, वो रोने लगी बेचारी, मैं भी घबराने लगा। मैं कहा जी सर्जरी अगर इसकी होगी तो कितना पैसा लगेगा। उन्होंने बोला बोलते 2 प्रोसेस होंगे इसके, पहले हम इनिशियली आपका C3R प्रोसेस करेंगे, उसके बाद बोलते अगर नहीं हुआ उससे भी ठीक तो आपके बोलते हमारे को कॉर्निया फ्लैटन करने के लिए इंटेक्स भी करना पड़ेगा। बोलते खर्चा वही आपका तकरीबन 2-2.5 लाख तक तो जाएगा। तो हमारा हुआ कि मैं कहा नहीं है भाई, पैसे इतने होते ही नहीं थे। मैं घर आया थक हार के, मैंने कहा पापा ऐसी बात है। मैं कहा क्या करें। तो पापा भी देखो क्लर्क ही थे, गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी हैं, जितना इनसे बन पड़ रहा था ये भी कर रहे थे। इन्होंने हिम्मत की पापा ने, मैं ग्रेटफुल हूँ पापा का मम्मी का भी ज़िंदगी भर के लिए, कि मेरे को चंडीगढ़ लेके गए हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में सर्जरी हुई, मेरी C3R प्रोसेस हुआ। उस वक्त भी फीस आई गेस 50-55 हज़ार रुपये लगे होंगे, उसके 60-70 हज़ार, तो जितना अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने किया। पर उस सर्जरी के बाद मेरी ना आंखों में इन्फेक्शन हो गया राइट आई में। हम लोग गुरुद्वारे में रहे वहाँ पे 10 दिन, क्योंकि रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़ता था डॉक्टर के पास। क्या समस्या रही, क्या नहीं हुआ, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई चीज़। उससे मैं और ज़्यादा अंदर से टूट गया था। मैं कहा यार एक चीज़ बहुत मुश्किल से सीखा हूँ, फिर भगवान ने और गिरा दिया नीचे, क्या होगा इस चीज़ के लिए। फ्रस्ट्रेशन अलग लेवल की होती है ना अंकुश, कि मतलब मैं पूरा एफर्ट मारे जा रहा हूँ और ऊपर से मतलब चीज़ें मेरे विपरीत दिशा में चली जा रही हैं। मैं
भाई टूट ही गया था अंदर से। टूट जाता है भाई बंदा। मैंने अमाल भाई को भी फ़ोन करके उन्होंने मेरे को बोला कहाँ है, क्या कर रहा है। हाँ बोला भाई ऐसा ऐसा हो गया है, देखते हैं आगे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मैंने ऐसे उनको ऑनेस्टली बोल दिया। फिर अच्छी चीज़ मेरी ज़िंदगी में ये हुई कि इंडियन आइडल के ऑडिशन उस वक्त शुरू हुए थे। हाँ चंडीगढ़ में मैंने ऑडिशन दिया, मैं नहीं सिलेक्ट हुआ, बाहर हो गया, घर वापस गया, पता चला बॉम्बे में वापस ऑडिशंस हो रहे हैं। मम्मी मेरे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही थी, तो सर्जरी हुई भी थी, बोलते तू नहीं जाएगा। चंडीगढ़ वाली। हाँ बोलते तू नहीं जाएगा कहीं पे भी, कोई तो बॉम्बे में नहीं, बोलते घर में बैठ, जो भी है जैसा है यहीं पे रह के काम करो जैसा होता है। माइंडसेट भी उनका वैसा हो गया था ना कि भाई म्यूजिक में पति भी पहले कोशिश किया, इनका भी नहीं हुआ, अभी इसने कोशिश की तो इसका भी इतनी हालत खराब हो गई है, हेल्थ भी इसकी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। राइट। तो और ज़्यादा घबरा गए। तो मैंने पापा को कॉल किया, मैंने कहा पापा ऑफिस में थे, मैं कहा मम्मी ऐसे जाने नहीं दे रही। मैं कहा मैं पापा मम्मी को लॉक लगा के भाग रहा हूँ। क्या ऐसा? हाँ ऐसा ही हुआ, मैंने कॉल किया था। लॉक लगा के भागे था मम्मी को? बिल्कुल यही हुआ। इंडियन आइडल के ऑडिशन के लिए आप अपनी मम्मी को दरवाजा ऐसे लॉक करके भाग गए थे? भाग गया मैंने लॉक किया, मैं बोला पापा। और आपने परमिशन दे दी? हाँ तो मुझे तो आपके अंदर तो म्यूजिक वाला कीड़ा वो था ना, वही वाला अंदर से कि मैंने सोचा, मैं शायद नहीं जाएगा, मैं कभी वैसे ही बोल रहा अच्छा। है। जब मैंने देखा कि वाकई भाग गया तो मुझे, फिर मैं क्या करता। फिर आंटी कितने टाइम बाद बाहर निकली? शाम को आके थे घर ही। गालियां कितनी बड़ी? वो तो इन्होंने भी खाई, थोड़ी आधी आधी मिल बांट के हम दोनों ने खा लिया। अच्छा फिर? चारा वही था। मैं कहा पापा ताला मार दिया है, चाबी पीछे रख दी है, मैं को उनको खोल देना ताला। तकरीबन दोपहर के 2-2:30 बजे की बात होगी। भाई साहब ये कब की बात है? 2019? 2018 की? 2018 की बात है। बाप रे बाप। मुंबई गया, स्लीपर क्लास से वैसे ही ट्रेवल करके पहुंचा, 4 नारियल पानी खरीदे, 2 एक हाथ में 2 एक हाथ में, लाइन में खड़ा हो गया। सुबह 2:30 बजे लग गया था ना लाइन में। अच्छा। ऑडिशंस दिए, मेरे को ऐसा लग गया था कि जितने भी मैं देख रहा था कि मैं पक्का सिलेक्ट हो जाऊंगा इस बार। बहुत मेहनत की थी भाई मैंने। एक बात बताओ, ये इंडियन आइडल के ऑडिशंस का क्या फंडा है? ये जेन्युइन होते हैं, फेक होते हैं? मैंने जब इसके ऑडिशंस दिए थे, ओपन ऑडिशंस दिए मैंने, मेरी कोई किसी के साथ वार्तालाप, कोई जान पहचान नहीं थी। मैं गया, लाइन में खड़ा हुआ, प्रॉपर ऑडिशंस दिए, मुझे फ़ोन कॉल उसके बाद आए कि हाँ अब आप इस राउंड के लिए क्लियर हो चुके हैं, आप आगे जा सकते हैं। ये जो एक परसेप्शन बनी हुई है ना कि इंडियन आइडल में जाना तो आपको गरीब होना पड़ेगा, आपके पास कोई सैड स्टोरी होनी चाहिए, है ना? ये जो इस तरीके की चीजें हैं, क्या ये सच है? मुझे ऐसा नहीं लगता भाई। आई डोंट थिंक ऐसा, मतलब कुछ चीजें केसेस में ऐसा भी हुआ ना कि बंदा वो था भी नहीं जो उन्होंने दिखा दिया उस तरीके से, और फिर वो जब चीजें एक्सपोज हुई सामने तो चला पता कि यार यहाँ इंडियन आइडल में आगे बढ़ना है तो आपके पास एक सैड स्टोरी होना जरूरी है। इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे भाई सी, मैं अपने अगर सीजन की बात करूं, बाद में मुझे भी कुछ 1-2 लड़कों के लिए ऐसा लगा कि शायद एग्जैजरेट हुई हैं चीज़ें या एग्रीवेट हुई हैं, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो मेरी सच्चाई थी वही पारदर्शिता के साथ सबके सामने रखी है। इनफैक्ट मैं एक बार स्टेज से गिर भी गया था। अच्छा। इंडियन आइडल में मेरा ऑडिशन राउंड के बाद वाला जो राउंड होता है उसमें मैं स्टेज से गिर गया। केराटोकोनस था, लाइट सीधी आंखों पे बज रही थी। मैं जजेस के पास माइक कलेक्ट करने के लिए गया था और ऑलमोस्ट 8 फीट भाई वहां से नीचे स्टेज था, स्टेज के पीछे। अच्छा। जजेस के पीछे। तो जब मैं अनु मलिक सर से मिला तो मैं नेहा मैम के पास जब जा रहा था उनको थैंक यू बोलने के लिए, तो मैं वहां से नीचे गिर गया भाई, 8 फुट नीचे। अच्छा। मेरे को लोगों ने इतना ट्रोल किया, इतना ट्रोल हुआ भाई मैं। आइडल के टाइम पे लोगों का, कुछ लोगों का साथ भी था, पर कुछ लोगों ने इतने गंदे गंदे कमेंट्स मुझे आते थे। आइडल के बाद भी मतलब बोलते थे कि हाँ भी अंधे, तू तो अंधा होने वाला था ना, ठीक हो गया तू, आंखें नहीं फटी तेरी। आज भी मतलब अभी कुछ टाइम से जब लोगों ने मेरी मेहनत देखी है तब शायद कुछ चेंजेस आए हैं, पर आइडल के बाद तो थ्रू आउट हाँ भाई अंधे, आंखें फटी नहीं तेरी। इतने हार्श कमेंट्स, इतने हार्श कमेंट्स। मतलब ये एक्चुअली एक तो बीमारी भी ऐसी रेयर है ना, मतलब, और लोगों को इसकी एजुकेशन अवेयरनेस भी नहीं है ना, पता नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये फिर ना परसेप्शन वैसा लग जाता है वहाँ पे कि इंडियन आइडल में आगे बढ़ना है तो यू नीड टू हैव अ सैड स्टोरी। तो मे बी उसका विक्टिम आप भी हुए हो। कंटेस्टेंट होते हैं इंडियन आइडल के, ये पहले से सिलेक्टेड होते हैं, जस्ट ये ऑडिशंस दिखावा होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। पर हाँ साइलेंट ऑडिशंस होते हैं। अच्छा। साइलेंट ऑडिशंस हर सिटीज में होते हैं, जिसमें जो अच्छे, मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा गाते हैं, आपके वीडियोस लोगों ने देखे हुए हैं, तो कुछ चुनिंदा जो लोग होते हैं वो उनको टेलीफोन करते हैं, उनको कॉल करके बुलाया जाता है कि भाई यहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं। अच्छा। वो साइलेंट ऑडिशंस में जाते हैं बच्चे, कुछ बच्चे वहां से सिलेक्ट होते हैं साइलेंट ऑडिशन से, कुछ ओपन ऑडिशन से भी, जैसे मैं हूँ, ठीक है, आपके सामने एग्जांपल बैठा हूँ, मैंने ओपन ऑडिशंस देके खुद को यहाँ तक पहुंचाया है जो मैं फर्स्ट रनर अप आया हूँ। जब अंकुश सेलेक्ट हो गए थे इंडियन आइडल में, जब इनको पता चला कि आप मुंबई आ रहे हैं, जब उन्होंने बोला, तो आपको ये न्यूज पता चली, आपको कैसा लगा? उस टाइम तो ठिकाना नहीं था अपनी खुशी का जी। हाँ, कि फाइनली मैं बोल नहीं सकता, मेरे पास वर्ड नहीं है। कैसे इमोशन थे? आप बताओ, स्पेशली आपका तो। बस बोलना क्या जी, मैं तो नाच उठा था बस। जो मेरे दिल में था, जो मैं चाहता था, बस वो हो गया था। चलो कुंडी मार के भागा। पर आपको गाली तो दी होनी पर उन्हें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फिर टीवी में आने लगा जब अंकुश, जब सब, तो कैसा माहौल होता था गांव में उस टाइम पे? गाँव में सब खुश थे जी, हाँ। बहुत प्रसन्न होते थे। जब आपने इनको बताया तो कैसा रिएक्शन था इनका? मुझे मम्मी को तो कॉल करते देखो ऑनेस्टली डर लग रहा था। हाँ हाँ, मैं कहा मम्मी तो पता नहीं क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी, भाई कुंडी लगा के तो भागा तो था मेरे को। हाँ, पर हाँ, पापा का एक सपना जो बहुत टाइम से अधूरा था राइट, वो मेरे को ब्राइट होते नजर आ रहा था। क्या बात है। नहीं, वो सपना आज मैं पूरा कर पाया। जब वो गोल्डन प्लेट मेरे हाथ में आई, वेलकम टू मुंबई अंकुश, हाँ। बहुत खुश था मैं उस वक्त। और अभिरुचि का रिएक्शन क्या था? वो तो बेचारी जब भी कॉल करो तो रोती थी। यार एक बात बताओ, अभिरुचि का कितना बड़ा रोल है आपकी लाइफ में? बिकॉज आप बता रहे हो कि पहले से जानते हो उनको, तो जब वो आईज वाला भी प्रॉब्लम हुआ, आज की डेट में तो थोड़ा सा भी किसी को पता चले कि ये कुछ इसके साथ दिक्कत है तो लड़कियां ऐसे भाग जाती हैं, है ना? तो अभिरुचि ने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? मैं आपको सच्ची बताता हूँ भाई, जब मैं इनिशियली बॉम्बे भी गया था ना, तो ऐसे बहुत सारे महीने हैं जब मेरी जेब में पैसा नहीं होता था। अच्छा, तो उस वक्त उस लड़की ने मेरा रेंट भरा है मुंबई में, मेरे घर का, वही पैसे देती थी अच्छा, हर महीने। 4,000, कभी 5,000, कभी 4,000 अच्छा, देती थी। उसको पता था कि नहीं अभी अंकुश के पास नहीं है, हाँ, उसको पता चल जाता। हाँ, फिर वो खुद से ही वहाँ से मेरे अकाउंट में पैसे डाल देगी, बोलेगी ये भी तुम रखो, मेरे को पता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं पर मैं ऐसे तुम्हारे लिए इमरजेंसी के लिए दे रही हूँ, जब उसको पता होता था। हाँ, और जब मैं गया था भाई बॉम्बे में, बहुत सारे रूममेट्स वहाँ पे होते थे मेरे साथ, हम लोग तरह 5-6 लड़के हम लोग साथ में रहते थे। हाँ। तो कई बार रेंट बचाने के लिए मैं दूसरे लड़के को बोलता था भाई तो अगर इस बार मेरा रेंट पे कर देगा तो मैं आपके बर्तन और खाना महीने का मैं पका के दूंगा आपको। अच्छा, तो मैं बर्तन भी मांजता था सबके, हाँ, और इंडक्शन होता था उस पर 6 लड़कों के लिए चपातियाँ पकाता था, खाना पकाता था, जस्ट आपको रेंट ना पे करना पड़ा। जिसमें मेरे को रेंट मेरा बच जाए। कितना स्ट्रगल किया है भाई, और अभिरुचि ने पूरा साथ दिया। अभिरुचि ना होती भाई, मैं मेरी औकात ही नहीं थी यहाँ पहुँचने की। अगर वो लड़की मेरी जिंदगी में ना होती, मैं कभी यहाँ ना पहुँच पाता, कुछ भी ना कर पाता मैं लाइफ में। उसने मुझे इतना मोटिवेट, आज तक भी मेरे कोई शूट होते हैं, मेरा कोई गाना होता है, सबसे पहले मेरी जिंदगी का क्रिएटिव डायरेक्टर अभिरुचि है। अच्छा, आज जो हूँ भाई मैं उसी की वजह से हूँ। आज की डेट में पर ये सब बड़ा रेयर हो गया है भाई, बहुत रेयर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतना रियल लव मिल पाना, इतना सच्चा प्यार मिल पाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो गया जी। यहाँ तो बात बात पे ब्रेकअप हो जाते हैं छोटी चीजों पे। ये तो इतनी बड़ी चीज थी, और कितना भरोसा रखा होगा सोचो। पूछा कभी अभिरुचि से कि क्या माइंड में था, तुमने क्यों इतना ट्रस्ट रखा मेरे ऊपर? मैंने कभी उससे सवाल जवाब नहीं किया। वो बस ये बोलती थी मेरे को कि तुम एक जेम हो मेरे लिए, और मेरे को पता है कि कोयला भी एक दिन हीरा बनता है, क्या बात है, कि तुम एक दिन हीरा बनोगे। वो मेरे को अंदर से विश्वास है तुम्हारे ऊपर। वाह, वो बिना आंख मूंद के बस मेरे पे विश्वास करती रही। जब मैं मुसीबत में होता था उसको खुद ही पता चल जाता था ओवर फोन कॉल कि ये सही नहीं है। मेरे अकाउंट में पैसे आते थे। एक एयर होस्टेस थी भाई वो, आज भी एयर होस्टेस है। बहुत कम सैलरी होती है, इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती। उसमें भी खुद का घर भी चलाना, अपनी मम्मी को भी संभालना, और उसी में ही वो मुझे भी बढ़ावा दे रही है मेरी ज़िंदगी में। मेरी क्रिएटिव चीज़ों के लिए खर्चे कर रही है, मेरी शूट्स पे एक्सपेंस। मतलब एक आर्टिस्ट को तो वीडियोस निकालने पड़ते हैं, तो शुरू से ही कि चलो ये तुम आज वीडियो बनाओ, पकड़ो करो करो करो, ये करो, आज ही रील डालो। आज भी मेरी ज़िंदगी के मैक्सिमम डिसीजंस जो मेरे बेटरमेंट के लिए है, अभिरुचि मेरे को गाइड करती है। क्या बात। ये जो नाटी निगाड़ी है उनके साथ, हाँ। ये भी अभिरुचि की ही सोच है। अच्छा, ये उसी ने ही बोला था कि पापा के साथ तुम क्रिएटिवली कुछ करो, क्योंकि लंबा अरसा हो गया तुम दोनों को, हाँ, काफी लंबा टाइम हो गया। फोक की जब बात आए तो पापा से बेटर और कोई भी नहीं है। हाँ। पापा अभिरुचि, क्या बात है। थैंक्स फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। सिंगर गाते हैं तब उनकी आवाज अलग होती है, और जब वो बात करते हैं ना उनकी आवाज तब अलग होती है। अंकुश के साथ ना सीन ये है कि अंकुश जिस टोन में गाते हैं ना, जिस टेक्सचर में गाते हैं उसी टेक्सचर में बात भी करते हैं। ये बड़ा कम रेयर देखने को मिलता है कि सिंगर जिस टोन में गा रहा है उसी टोन में वो बात भी कर रहा है, वही टेक्सचर जो है वो आज का निकल के आ पा रहा है। मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट लूंगा आपका इसको। हाँ, which is very rare, ये है कॉम्प्लीमेंट ही है ये। तो कैसा था ओवरऑल इंडियन आइडल का सफर? बहुत अच्छा था भाई। हाँ। इस प्रदेश से बाहर जाना, जो बच्चा कभी माइक पे गाया नहीं है, जिसने डायनेमिक माइक पे, कंडेंसर माइक पे नहीं गाया हुआ है, राइट, वो जाके एक ऐसे मंच पे खड़ा हो जाता है जहाँ पे आपको एक डायनेमिक माइक आप हाथ में दी गई है आपके सेनाइजर की, आपको पता ही नहीं है इन ईयर नाम की क्या चीज़ है, आपको पहली बार पता लगता है कि इन ईयर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो वो जो चीज़ें पहली बार मुझे सीखने को मिली, और जो मेहनत वहाँ के जो मेंटोर्स हैं, नीरज कालकर सर, उनका जरूर नाम लूंगा। वो क्या करते हैं? वो मेंटोर थे हमारे उस सीजन के, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट थे वो, बहुत स्ट्रिक्ट। क्या करते थे? मतलब वो सुबह बोलते थे कि अंकुश सबसे पहले तो तू आएगा मेरे पास, अच्छा, 5 बजे यहाँ पे। ही इज नॉट इनटू क्लासिकल म्यूजिक, बट वो हमको ग्रूम करने की, आपका वॉइस कल्चर आप कैसे बेटर बना सकते हैं, आपको स्टेज पे जब गाना है तो आपके सुर ना हिले, उसके लिए आपको क्या क्या टेक्निक्स आपको अपनानी है, वो सब चीजें हमारे को सिखाते थे वो। और कभी हम होता है ना, मॉरल भी डाउन हो जाता है स्टेज पे। अब सुबह 7 बजे हमारा शूटिंग चालू हो जाती है, गेस्ट आते थे कई बार रात को 2:30 बजे,
अगले दिन रात को 2:30 बजे आ रहे हैं गेस्ट, अगली सुबह 2:30 बजे। और वो जो ऑडियंस बैठी रहती थी वो जो ऑडियंस होती है वो तो देखो, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, वो तो पेड ऑडियंस ही होती है मैक्सिमम। अच्छा पेड होती हाँ है। वो पेड ही होती है। कुछ लोगों को जैसे गेस्ट, मान लो आप मेरे दोस्त हैं, हाँ। आपने बोला कि नहीं भाई मैंने देखना है आइडल, तो मैं आपको वहाँ पे चलो बुला लूंगा अंदर। हाँ। पर जो बाकी जो वहाँ पे ऑडियंस होती है वो पेड ही ऑडियंस होती है, हर एक रियलिटी शो में। अच्छा इवन इफ इट इज कपिल शर्मा शो, मैं खुद गया हूँ वहाँ पे कहाँ पे? कपिल शर्मा के शो में एज एन ऑडियंस। कितने पैसे दिए थे? वो वही देते हैं, वो कम ही देते हैं, क्या वो नाम लेने लग भी। नहीं फिर भी बताओ ना। 500-600 रुपए मिलते हैं, 1000 रुपए दिहाड़ी मिल जाएगी आपको, अच्छा इतना ही मिलता है। मैं गया हूँ, मेरे एक फ्रेंड आया था यहाँ से, तो ये कुछ कब- लोग ये होते कब हैं। की बात है जब कपिल शर्मा के शो में गए थे? ये है आइडल से पहले की बात, हाँ ऑब्वियसली कब की? ये 16 की बात होगी। अच्छा अम्बेडकर 600 रुपए। 600 रुपए मिले थे मात्र। अच्छा तो बाकायदा बताया जाता है कि भाई देखो यहाँ शोर नहीं मचाना, हाँ। ऐसे जब आएंगे तो तालियां बजानी है, हाँ। तो वो सब चीजें होती हैं पूरी प्रॉपर। अच्छा हाँ। पूरी ट्रेनिंग दी जाती है? पूरी ट्रेनिंग दी यार जाती ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बताओ क्या होता है पीछे ये? है। तो हमारा तो मुद्दा ये था कि जैसे हम दोनों जो गए थे, हम तो सोनी से किसी बातचीत करके, कोई एक मान लो ठेकेदार होता है वहाँ पे भी, उसका काम है ऑडियंस को लाना। अच्छा। ओवरऑल पैसा उसके हाथ में दिया जाएगा, भाई ये टेंडर है, या आप 50,000 रुपए पकड़ो, आपने इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे करके लेके आने हैं। जैसे फिल्मों के शूट में भी होता है, ठीक है। फिल्मों के शूट जैसे यहाँ होते थे। हाँ। करण भाई की एक मूवी थी, उसमें भी एज अ पेड में गया था, पर कुछ मेरी शक्ल थोड़ी पसंद आ गई थी। अच्छा एक मूवी आई थी बब्बू की जवानी, करण भाई की, अच्छा ठीक अभी है तक वो रिलीज नहीं हुई है, ठीक है तो उसमें भी एज अ पेड ऑडियंस हम लोग जाते हैं। ठीक है। तो वही कपिल शर्मा शो में भी होता है। हाँ। मैं सिर्फ कपिल शर्मा शो ही नहीं बोलूंगा, बहुत सारे रियलिटी शोज होते हैं जिसमें जो ऑडियंस होती है वो पेड You ऑडियंस get paid, ठीक है। आप उसको पैसे मिलते हैं। कुछ लोग जो शौकिया तौर पे आते हैं, रिश्तेदारी, उनको फ्री में एंटरटेन किया जाता है। प्रोटोकॉल्स क्या रहते हैं? हमको बोला था, देखो कपिल शर्मा शो हमारे को बोला था कि जब कपिल शर्मा आएंगे तो भाई तालियां बजानी है। मैं कहा ठीक है जी। और कुछ तो एक एक्ट बोला था हमारे को करने के लिए। बाद में जब उनको पता लगा कि एक्ट ठीक नहीं है, फिर उन्होंने हमारे को निकाल ही दिया उस एक्ट से। अच्छा तो वो एक्ट में थे हम। कितने घंटे बैठना पड़ता है ऑडियंस को? भाई सुबह आ जाती है ऑडियंस 10 बजे, जब तक शूट चलता है तब तक बैठना पड़ता है। अच्छा तो हमारा प्रॉपरली जितने भी बच्चे वहां आए होते हैं, देखो मेरे आइडल में आई वाज द ओनली फ्रेश फेस। हाँ। तो ये जितने भी चेहरे हैं, नितिन था, नीलांजना थी, हाँ। इनको पता है कि माइक पे कैसे गाना है, स्टेज पे कैसे करना है, कैसे खड़े होना है, कैसे खुद को एक प्रेजेंटेबल आर्टिस्ट बनाना है। हाँ। मेरे को कुछ नहीं था भाई जी पता, मैं था सीधा साधा आदमी। मेरे को ये होता था भाई मेरे सुर सही लग जाए बस। हाँ। तो कालकर सर के बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। वो हार्श थे, बहुत सख्त थे, हाँ। पर उनका वो शक्ति मेरे बहुत काम आई है। क्या? कहीं ना कहीं उसका फायदा ही हुआ आपको। हाँ वो काम आई है उनकी शक्ति भाई। वो आपकी बेटरमेंट के लिए ही थी। कई बार जैसे जो ये आर्टिस्ट थे जो पहले से आए हुए बोलते थे कि भाई हाँ आज हम ये गाना नहीं गाएंगे, मुकर जाते थे कि भाई ये गाना मेरे को याद नहीं, मैं नहीं गाऊंगा। हाँ। पर जो जो गाने मुझे मिले, हाँ। मैंने चुपचाप से, सर बोलते थे कि अंकुश तू गाएगा गाना, मैं कहा सर मैं गाऊंगा गाना। अच्छा कई बार ऐसा हुआ है कि आज मान लो शूट है, आज टेक्निकल शूट है, कल शूट होने वाला है, गाना चेंज हो गया क्योंकि गेस्ट चेंज हो गए, तो मैं रात भर को 150 बार गाना लिख रहा हूँ। उनमें से गाना था संदेश से आते हैं। ओहो वो तो बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस थी, उसके बारे में बात भी करने वाला था। जो आपकी परफॉर्मेंस थी संदेश से आते हैं, सोनू निगम साहब बैठे हुए हैं आपके सामने, जावेद साहब बैठे हुए हैं सामने, अन्नू मलिक बैठ रखे हैं जिन्होंने कंपोज जिसने म्यूजिक दिया, जिन्होंने लिखा, जिन्होंने गाया, वो तीनों वहां बैठे हैं। नर्वसनेस होती है ऐसे मोमेंट पे? वो एक पर्टिकुलर एपिसोड है जिसमें अमिताभ बच्चन साहब आने वाले थे अच्छा उस शूट के लिए, और मैंने रेडी किया था गाना पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। अच्छा। बहुत कॉन्फिडेंट था मेरे भाई, मजा आ गया, अच्छे से याद किया गाना क्योंकि पूरा 4 दिन मिला था याद करने के लिए। अब आइडल में 2 एपिसोड एक दिन में शूट होते हैं, किसी को पता नहीं है तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई 2 एपिसोड वो एक ही दिन में शूट करते हैं। हाँ वो सैटरडे संडे फिर वो करते हो। अब संदेश से आते हैं था तो बहुत सुपरहिट गाना, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को नहीं था भाई जी वो गाना याद, अच्छा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अब उन्होंने बोला टेक्निकल शूट वाले दिन, टेक्निकल शूट हो गया था, उसके रात को मुझे बोला गया कि भाई तुम्हारा गाना चेंज हो चुका है, सोनू निगम साहब आ रहे हैं और वॉइस कल्चर के हिसाब से तुमको ये गाना गाना है। अच्छा और आपको पता है उसमें लिरिक्स कितने ज्यादा है उस गाने में, बहुत लंबा गाना है वो, बहुत लंबा गाना। बहुत लंबा गाना है वो। तो मैं रात भर बैठ के 150 बार मैंने वो गाना लिखा, जितना मैंने सोया नहीं उस रात को, मैं बहुत घबराया हुआ था ऑलरेडी। और जब मैंने देखा, मुझे लगा सिर्फ सोनू निगम साहब आ रहे होंगे, वहाँ जावेद जी भी पहुंचे हुए हाय हाय। और अन्नू मलिक साहब ने तो खुद कंपोज किया हुआ है। हाँ। उनको बता भी दिया किसने कि अंकुश आ जाएगा ना, अंकुश बड़ा तो आज तो आग लगा देगा, आग लगा देगा, ऐसा बोला? मैं चढ़ा स्टेज पे भाई, आंखें बंद की और मैं गा गया वो गाना। लास्ट में आपने देखा होगा मैं रोया था उसमें बहुत। यस वही मैं कह रहा था, आप इमोशनल हो गए थे, क्यों? उसके लिए भाई 2 चीजें थी उसके पीछे। हाँ। एक तो जब आपने किसी को जान मार दी हो ना किसी चीज के लिए भाई, हाँ। मैंने पूरी ताकत झोंक दी थी उस गाने को याद करने के लिए एक दिन में, और मैं इतना ज्यादा नर्वस था, पूरे हिमाचल वासियों की सोच मेरे साथ जुड़ी हुई है यहाँ से। और मैं उससे पहले 2 बार जा चुका था डेंजर जोन में। मैंने कहा अब गया तो मैं बाहर हूँ, तो मेरे को बाहर नहीं जाना था भाई, बस बहुत, आप इतने सारे लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे माँ बाप जब पापा मेरे को देखते होंगे टेलीविजन पे कैसे देखते हैं, इनकी सोच
बाकी सब लोगों का प्यार, वो जो बोझ मेरे कंधे पे था वो उस वक्त पूरा रोना छलक गया भाई मेरा, टू वेरी और ऑनेस्ट। सोनू निगम उठ के आए थे? वो उठ के आए थे। अच्छा। बहुत लोग शायद पता नहीं क्या क्या बातें बनाते होंगे, क्या करते हैं, मे बी टीआरपी पाने के लिए वो पब्लिक बोलती होगी या टेलीविजन वाले बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। सारे इमोशंस प्योर थे, हाँ। दिल से निकले हुए थे कि भाई मैं अच्छा गाऊं, अच्छा गा जाऊं, पूरा गाना गा जाऊं, क्योंकि भगवान सामने बैठे हुए हैं मेरे, हाय हाय। कंपोजर साहब बैठे हुए हैं, लिरिसिस्ट साहब बैठे हैं, इनके सामने आज मैं बस इतना गा दूं कि इनको लगे कि नहीं भाई कुछ कर गया लड़का, कुछ कर पाएगा लड़का जिंदगी में। और उन्होंने वही बात सोनू निगम साहब ने मेरे को कान में भी आके बोली। क्या बोला? उन्होंने बोला बेटा बहुत आगे जाएगा, लंबी रेस का घोड़ा है तो अच्छा। बहुत आगे जाएगा। वो भी इमोशनल हुए। हाँ। अगर जिस सिंगर ने खुद वो गाना गाया है, अगर मेरे उन्हीं के गाने गाने पे अगर वो खुद इमोशनल हो जाए तो समझ लो मेरे को जन्नत मिल गई। क्या बात है, कैसी फीलिंग थी फिर रात को? हीरो था मैं तब, हाँ। हीरो अंदर ही अंदर में हीरो था अपने लिए। मैं खुद को इतनी शाबाशियां दी उपदेश भाई, उस दिन बहुत शाबाशियां दी। आपने जब वो परफॉर्मेंस देखी आपको कैसा लगा? मैं उस टाइम गाँव में था, टीवी पे देखा टीवी जब? पे देखो। हाँ टीवी पे देख रहा था। कैसा लगा? बल्कि गांव के कुछ लोग भी थे, आए बैठे थे, फैमिली के तो थे ही थे, पर गांव के भी थे लोग। तो मैं तो मतलब मेरे कोई, मैं बता नहीं सकता, कोई सीमा नहीं रही मेरी खुशी। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। क्या बात है। फोन भी किया आपने? फोन तो मेरे चलते ही थे ना, ये अच्छा। तो मैं रोज करता ही था। एक बात बताओ, ये जो इंडियन आइडल या इस टाइप के जो रियलिटी शोज होते हैं, इन पे जब भी कोई गाना प्ले होता है या आप लोग गाते हो तो इसकी हर बार राइट्स लेने पड़ते हैं इनको? कोई गाने सोनी के पास है ऑलरेडी, कोई सारेगामा के पास ऑलरेडी है, हाँ। वो तो ये परचेज कर लेते हैं दूसरे से। अच्छा, हर बार परचेज करना पड़ता है? मतलब मान लो कि 3 साल के लिए ले लिया, अच्छा ठीक है, 5 साल के लिए ले लिया, हाँ। तो वो रेपिटेशन पे ये लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा 10th सीजन था, उसमें बहुत सारे ऐसे गाने जो आपने 11th और 12th सीजन में भी देखे होंगे गाते हैं लोग, यस। तो 3 साल के लिए इन्होंने राइट्स खरीदे होते हैं उन गानों के। अच्छा अच्छा। पर उस गाने की पर्टिकुलर राइट्स उनके पास थे नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने और बिना राइट्स के वो प्ले करते नहीं कि कल को कोई और इशू हो जाए। कल को ये बोल दें, हाँ। यही बोल दें कि भाई मेरा गाना है ये। सही बात है, कंपोजिशन चोरी पहले ही हो चुकी है बोले हैं। बोले दे दो इस पैसा। बार तो बोले बेटा ही चोरी कर गया। नहीं, हाँ हो सकता था। एक आपकी परफॉर्मेंस और भी बड़ी शानदार थी यार उसमें, प्यारे लाल जी के सामने। जी, और वो जो ऑर्केस्ट्रा उस दिन बजा रहा था यार, और जिस तरीके से आप गा रहे थे, मतलब एकदम खड़े हो गए थे वो लास्ट में परफॉर्मेंस के बाद, ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा था, है ना? Grand कैसा था orchestra। यार वो वाला परफॉर्मेंस, बताओ ना यार। बहुत वो, मैं आपको एक तो ना प्यारेलाल जी की खासियत बताता हूँ। हाँ। उन्होंने हमारे को पर्सनली, जितने भी हम सिंगर्स थे, उन्होंने पूरी बैंड को बिठाया, हमारा रोज प्रैक्टिस होता था। प्यारे लाल जी ने? रोज वो खुद आते थे रोज, अच्छा। और रोज हमारी उनके साथ प्रैक्टिस होती थी बैठ के। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वो उस दिन एपिसोड के लिए आए थे? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत डेडिकेशन के साथ रोज आते थे, उनकी वाइफ भी साथ में बैठी होती थी। फिर वो मेरे को बोलते थे, हाँ भाई अंकुश आपका कौन सा गाना है बेटा, आप कौन सा गाना गाने वाले हो? ऐसा मेरा दर्द दिल ना, वो तो मेरा फेवरेट गाना है। हाँ? उसमें जैसे रफी साहब ने किया है दर्द दिल, जब तक वो वैसा नहीं हुआ, हाँ। अभी नहीं, अभी तुम्हारा बहुत फास्ट हो गया, अभी थोड़ा स्लो करो, दर्द दिल, तो वो एक एक बारीकी हमारे को समझाते थे हाँ। कि नहीं इसको ऐसे गाओ। अच्छा। उन्होंने ऐसे गाया था, फिर उसकी पूरी स्टोरी हमारे को समझाते थे कि जब रिकॉर्डिंग हुई थी तब वहाँ पे कौन कौन बैठे हुए थे। बताओ पूरी बात बताओ, क्या क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बोला था कि रफी साहब को ये जो गाना हमने रिकॉर्ड करवाया, इसके लिए बोलते आजकल जैसे डब रिकॉर्डिंग्स होती हैं कि बुला लिया सिंगर को, लिरिक्स भी याद नहीं है सीधे, आजकल क्या होता है ज़माना, फ़ोन में लिरिक्स खोले हुए हैं, सामने रखा जाता है फ़ोन, चलो भाई शुरू करो रिकॉर्डिंग, और आधे घंटे में गाया गया नहीं गाया गया, फिर एक्सप्रेशन कैसा डला कैसा नहीं, वो ऐसा ही हो जाता है, मशीन पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। उस वक्त ऐसा था नहीं, पहले सिंगर्स को गाना पूरा याद करवाना पड़ता था, तब जाके वो जो फीलिंग्स थी वो प्रॉपरली वो दे पाते थे। तो 3 महीने पहले से उस गाने की रिहर्सल्स उनके साथ शुरू हो गई थी, जिसमें ऋषि कपूर साहब खुद भी आते थे, सेटिंग में बैठते थे, डिस्कस की जाती थी चीज़ें। अच्छा। कि आपको ऐसे इस पे एक्ट करना है। अच्छा। उनके साथ लक्ष्मीकांत जी भी होते थे तब, हाँ। उनके साथ वो अलग उनकी स्टोरी होती थी। तो जो भी होता था वो बहुत ग्रैंड होता था शुरू से लेकर, और रफी साहब को भगवान मानते हो, प्यारेलाल जी। प्यारेलाल जी। इतना काम किया उन्होंने साथ में, उन्होंने काम बहुत ज्यादा बड़े बड़े हिट दिए। अच्छा, तो मतलब प्यारेलाल जी आपको आके प्रैक्टिस करा रहे रोज हैं? रोज प्रैक्टिस करवाते थे सबको। क्या गलतियां कर रहे थे आप और इसके अलावा? मैं उनका बहुत फेवरेट था, मैं और एक और लड़की थी नीलांजना रे, निरंजना, yes। क्योंकि हम लोगों का एक तो प्रोनाउंसिएशन बहुत साफ था। हाँ। हम जो भी हमारे तलफ़ुज़ होते थे हमारे एकदम साफ होते थे, जहाँ ग ख जो बोलना है वो हम एकदम साफ लगाते थे। हाँ। नुक्ता इनको बोलते हैं। हाँ। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो जिनके नुक्ते सही नहीं थे, हाँ। वो बहुत डांट खाते थे उनसे वो। पर पहाड़ियों का ना स श बड़ा दिक्कत देता है। होता है ना स और होता श है, वाला, ठीक ठीक बात है। है ना? मेरा भी यही रहता था, और मैं कहता था ना आपको, हमेशा कहता था हमेशा कि बोलते थे। जो उच्चारण होता है ना जी, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, सही। चाहे वो बोलने में चाहे वो गाने में। सही बात है। इतने टाइम से आप हिमाचली फोक को फॉलो करते आ रहे हो, मैं स्पेसिफिकली हिमाचली फोक की बात कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा है? देखो इसमें अपना अपना वो, जैसे आजकल चले सॉन्ग ना, जो फिल्मी जो सॉन्ग इसमें बीच में पहाड़ी गानों में जोड़े जा रहे हैं, जी। तो अब ये अपना अपना टेस्ट है, ये शादी ब्याह में ही चलते हैं ऐसे गाने। अब तो वैसे तो स्टेज पे भी चलने शुरू हो गए हैं,
ये फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं जहाँ वहाँ भी चलते हैं लोग, ये आजकल के बच्चे सुनते हैं उनको। लेकिन अगर इस तरह से ही रहा तो ये जो हमारा कल्चर है, पुराना कल्चर है ना, तो इसको तो फिर दाग लग सकता है जी, कम हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। एंड आप कैसे देखते हो इस चीज को? आई पर्सनली फील के जो हमारे जितने भी पहाड़ी आर्टिस्ट हैं, हिमाचली आर्टिस्ट हैं, वो जो एसेंस है ना फोक का, वो मत खत्म करो। आजकल हम सैंपल कर सकते हैं साउंड, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पर आप जो सैंपल करके साउंड यूज भी कर रहे हैं, लेट जस्ट कीप इट अ फोक ओनली, फोक टोन ही आप उसमें कैरी ऑन करें। और जो लोग यहाँ पे अभी इतने अच्छे अच्छे नाम हैं, आप लोग जब बाहर जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे सिंगर्स यहाँ कोलैबोरेशन कर रहे हैं अभी आर्टिस्ट के साथ, मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ, मुझे लगता है कि कोलैबोरेशन की जरूरत है हिमाचली फोक को। राइट, आई एग्री। अभी मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा हूँ जिनमें मैं हिंदी गानों के साथ, उड़िया गानों के साथ और बंगाली गानों के साथ हिमाचली फोक को रिलीज करने वाला हूँ। वाह, वेरी नाइस। अभी प्रॉब्लम क्या है कि पंजाबी देखो कितनी पॉपुलर लैंग्वेज है आज की डेट में, थोड़ा स्टाइल है उसमें, थोड़ा स्वैग है, आप ट्रैप बीट डाल दो चाहे ट्रांस बीट डाल दो, उसमें पंजाबी गाने बन जाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचली फोक को भी हमारे को उस तरह से कैरी ऑन करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है उसको नयापन तो देना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब ऐसे रिमिक्स मत करो कि वो बेहुदा लगे या वाहियात लगे। पर वाहियात की परिभाषा क्या है? वाहियात की परिभाषा मुझे ऐसा लगता है कि पुटिंग टू मच ऑफ ऑटो ट्यूनर ऑन द सेम टाइम अपनी वोकल्स तो हमारे नाटियों में भी बड़ा लगा होता है यार, तो इतनी शार्प लगा होता है कि मतलब आपको पूरी लेयर अलग से कट थ्रू करते हुए सुनाई देती एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज से थोड़ा बचना चाहिए, हमारे फोक कल्चर को, हमारे फोक म्यूजिक को। जो आपका ट्रू टोन है एक सिंगर का, उसको आगे आने दीजिए आप। एंड सेकेंडली, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप उन्हीं साउंड्स को सैंपल करके अपने जो हमारे जो फोक टोन्स है, ढोल हो गया, नगाड़े हो गए या करनाड़े हो गए, नरसिंगे हो गए, उन्हीं साउंड को सैंपल करके खेलो। जैसे मैंने अभी एक भीमा काली माता के लिए नाटी निकाली है, तो मैंने उसमें नरसिंगे की जो साउंड है उसको ही सैंपल करके डाला है इन वेरी मॉडर्न वे। अगर आप सुनेंगे, मैंने बहुत मॉडर्नाइज वे में उसको यूज किया है, जिससे फोक का एसेंस भी ना मरे। और आजकल के जो जेनजीज हैं स्पेशली, उनको साइड चेंज चीजें बहुत पसंद आ रही हैं, जहां तक मैंने अभी देखा है। अगर वैसा हम कुछ क्रिएट करते हैं तो वो हमारे आजकल के क्राउड को भी पसंद आएगा, जिन्हें नाटी नाचनी उनको भी पसंद आएगा, और जो अच्छे सुनने वाले हैं, जिनको एक सिंगर का ट्रू टोन पसंद है, तो उनको भी वो चीज पसंद आएगी। बात करते हैं आपकी जो नाटी आपने देवता जी की निकाली है, देवता चतुर्मुख जी की, इनकी स्टोरी क्या है? वो हमारे को स्टोरी का तो खास इसका पता नहीं है जी। देखो, एक वो देवता जी शर जी थे और एक देवता गणेश जी खड़ाण में जो थे ना, एक खड़ाण नाम की जगह है, हमारे एरिया में ही पड़ती है, हमारे कोटगढ़ के साथ ही पड़ती है, वो साइड में, वो शहर में आती है। हमारे जो देवता जी जो जिसकी मैंने नाटी बनाई, उनके मंझले भाई। अच्छा। तो मैंने भी सुना है, कहानी बनी है, बुजुर्गों ने बताई है कहानी कि उसको वहां से चुरा के ले आए थे। ऐसा कुल्लू की साइड भी बहुत सारे देवताओं के साथ हुआ है क्योंकि वो एक्चुअली वहां रहना नहीं चाहते थे, बोले मैंने नहीं रहना यहाँ पे। उनकी खुद की इंटेंशन थी पर देवता जी की, उन्होंने खुद बोला था, कुछ बोलते थे कि उसकी खुद इंटेंशन थी कि मैंने वहां जाना है, मैंने इनके यहाँ। उनका रथ बोलते हल्का हो गया था। अच्छा। तो वो ले आए थे जी। उन्होंने बोला था यहाँ के लोगों को, इधर जो हमारा एरिया था, कोटगढ़ वाला एरिया जो है, इस एरिया में कोई देवता नहीं था। अच्छा। तो एक महाराजा हुआ करते थे, काणा महाराजा। अच्छा, ठीक है। दैवीय शक्ति ने उन पे हमला किया। जब मर गए काणा राजा जी, तब जो वहाँ के एरिया वाले थे, अब उनको देवता कोई चाहिए था अपना। अच्छा। तो उनको दिखा सपने में दैवीय शक्ति के, भाई एक देवता है वहां पे, उनका नाम देवता चतुर्मुख है। अच्छा। तो जब उनको बोलते तुम लाओगे, वो बोलते यहाँ पे तुम्हारे साथ आना चाहते हैं, उनकी पर्सनली खुद भी चाहते हैं यहाँ आना। बोलते हम पहचानेंगे कैसे? बोलते जिस भी देवता का रथ सबसे हल्का हो जाएगा, बोलते फूल जैसा हल्का, बोलते वो देवता होगा, वो तो तुम्हारे साथ आना चाहेगा। अच्छा। तो यहाँ से 12-15 लोग गए, वहां से उनको उठाया, वो हल्के हो गए फूल के जैसे, वहां से भाग गए वो लोग। अच्छा। चतुर्मुख मतलब चार मुख? चार मुख, चारों दिशाओं के रक्षक। उनकी जो रथ बना है उसमें तो उनके चार मुख नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है चार मुख। अच्छा, ठीक है। पर उनके काफी सारे मोहरे लगे हुए। अच्छा, ठीक है। यहाँ सेंटर में, यहाँ, और ये दो यहाँ पे। आप अपनी नाटी में बार बार उनको प्रोनाउंस कर रहे हो, नानू, मारे नानुआ चतुर्मुखा तेरी जय जयकार। ये सवाल कईयों ने, बल्कि कमेंट्स भी बहुत सारे आए। मैंने देखो, मैं ये जो बहुत सारी मतलब प्रथा है, बोला जाता है कि जो देवता ननिहाल का होता है तो उसको नानू बोला जाता है हिमाचल में। अच्छा। ये परंपरा है, ठीक है, प्यार से इसलिए उसको नानू बोला जाता है। तो ननिहाल मतलब आपके ननिहाल के हैं वो? जो पुराने लोग थे, उनका ननिहाल का होता था देवता। जैसे कुछ बोलते, क्या बोलते हैं उनको, रजवाड़े राजे जो होते थे, उनका वो नान का एरिया होता था जहाँ से वो देवता आया हुआ है।
मतलब मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मैंने जहाँ तक सुना है लोगों से, क्योंकि मैंने भी काफ़ी कोशिश की चैट जीपीटी पे निकालने की कि इसके पीछे रीज़न क्या है, तो मुझे भी कुछ खास मिला नहीं। अच्छा, तो बोलते ऐसे होता था कि बोलते उनके नानी हाल का ही देवता था। चलिए, गलती से ये पॉडकास्ट को ऐसा देख रहा है जो जिनको अगर इस विषय में थोड़ी ज़्यादा जानकारी हो तो कमेंट जरूर करना यार, बताना कि आप लोगों को इस विषय में क्या जानकारी। आपने तो नानू 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 भी बोल रील पे मेरे को कमेंट आ रहे थे, हाँ? मेरे को क्या बोलते बंदे की बोलते जो आपके साथ गा रहे हैं, बोलते हमारे को लगा नानू है। अरे तो बोलते आप इनको बार बार नानू नानू बोल रहे हैं। अरे यार, हमारे नानुआ मारे नानुआ उनको लग रहा था चतुर्मुखा चतुर्मुखा, तेरी जय जय जयकार जयकार हो। हो। दुर्गा माता के ऊपर आपका एक बहुत प्यारा फोक गाना है यार, वो सुना दोगे यार, मेरे को सुनना है वो। ये अंबिका माता के लिए यस गाया जाता है बिल्कुल। निर्मंड में। अच्छा, निर्मंड एक गाँव है, कुल्लू में। तो वहां पे ये गाना गाया जाता है अंबिका माता के लिए। सुनाओगे? स्वर्गा चूड़ी पड़ी चूड़ी माए देविए दुर्गे माये, स्वर्गा चूड़ी पड़ी चूड़ी माए, स्वर्गा चूड़ी पड़ी चूड़ी माए देविए दुर्गे माये, स्वर्गा चूड़ी पड़ी चूड़ी माए। ताले देवरी बनाओ माए देविए दुर्गे माये, ताले देवरी बनाओ माए, ताले देवरी बनाओ माए देविए दुर्गे माये। ताले देवरी बनाओ माए। क्या बात, क्या बात, बहुत ही प्यारा। ये मैं बताना चाहूंगा, अंकुश के साले साहब भी पीछे बैठे हैं, पर ताली बिल्कुल नहीं बजा रहे। आई गेस इनको इनके जीजा श्री की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही है। क्यों भाई, पसंद नहीं आ रही? फिर ताली क्यों नहीं बजा रहा है? ये तो हमारे साथ मोस्ट ऑफ द शोज में ट्रेवल करते हैं आजकल। बहुत ही अमेजिंग भाई, क्या गाते हो यार आप। एक बात बताओ, फर्स्ट रनर अप आप उसके रहे हैं इंडियन आइडल के, इतना काम कर लिया है आपने, फोक को भी प्रमोट कर रहे हो, ये हिमाचल में शोज क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्या पूछ लिया भाई आपने? मैंने तो सुना है यहाँ पे जो इंडियन आइडल वाले होते हैं उनको तो मतलब एक स्टार नाइट मिलती है हर एक मेले में। भाई मेरे को ये तो नहीं पता, मतलब लाइक जहाँ जहाँ मुझे पता चलता है कि शोज हो रहे हैं, मैं एप्लीकेशन भरता हूँ, पर कई बार रिवर्टिंग, मैक्सिमम टाइम रिवर्टिंग नहीं आता है आगे से। क्या कहते हैं? पता नहीं, कई लोग तो मुझे ऐसा तक बोलते हैं कि बायोडाटा भेजो अपना। बायोडाटा? हाँ, मैं बताता हूँ कि सर आप मुझे जानते हैं, हाँ हम आपको पहचानते हैं अच्छे से। तो मैंने कहा सर फिर बायोडाटा क्यों, मतलब आप चाह रहे हैं मेरे से, क्या मुझे biodata और क्या प्रूव करूँ मैं अभी बायोडाटा भेजने के लिए अपने आप को। पूरे हिमाचल का नाम तो नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे मंच दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे मैंने सुंदरनगर में परफॉर्म किया है, मैंने बिलासपुर घुमारवी में भी परफॉर्म किया है, और जितना मतलब फाइनेंशियली मैंने उनसे एक लमसम अमाउंट है जो मैं डिजर्व करता हूँ भाई, देखो जितना मुझे लगता है कि मुझे मिलना चाहिए मेरी कला के हिसाब से और मेरे एक्सपेंसेस के हिसाब से, उतना मैं डिमांड करता हूँ। तो कई लोग बोलते हैं ओहो आप ऐसे कितना मांगते हैं। एक डीसी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा भाई यहाँ पे, तो उस वक्त तो शिमला में ही कार्यरत थे, आइडल से मैं निकला ही था, बहुत पॉपुलर था मैं उस वक्त। ठीक है। इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा तक को मैंने भेजा था, क्योंकि मैं बॉम्बे में काम कर रहा था। मैंने बोला कि आप लोग एक बार जाके बात करिए, क्योंकि मुझे परफॉर्म करना है मेरे अपने लोगों के लिए। तो उन्होंने क्या बोला कि उनको तो बोलते फ्री में गाना चाहिए यहाँ के हमारे लिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बोलते उन्होंने तो इतना, हमने बोलते हैं हिमाचल की पब्लिक ने उनको इतना सपोर्ट किया है थ्रू आउट। तो आप लोगों को बोलना पैसे सारा पंजाबी आर्टिस्ट के लिए रखा का सारा की वो क्या मजाक है यार ये। आप खुद सोचो भाई कि मेरे बूढ़े माँ बाप किसी डीसी के पास जाके उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप देखिए ना, अंकुश ने फर्स्ट रनर अप आया है वो एक इतने बड़े रियलिटी शो में, और आज भी मेरा गाना भाई श्रेया घोषाल मैम के साथ आया है, मैंने सचिन जिगर सर के साथ काम किया है, हिमेश जी के साथ मैंने मूवी में तक मैं काम किया हुआ है, बहुत मल्टीपल गाने, अमाल मलिक सर के साथ मैंने काम किया हुआ है, मूवीज में मेरे गाने भी आ चुके हैं। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ, फोक को आप इस तरीके से ऊपर लेके जा रहे हो, कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपके पास अपने ऐसे कलाकार को मंच देने के लिए अमाउंट नहीं है, या आपके पास मल्टीपल बहाने हैं। सबसे बड़ी बात है आपका एटीट्यूड क्या है यार, मतलब आप अपने आर्टिस्ट की वैल्यू कितनी कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आपकी मतलब फ्री में करना फ्री में गा दो बोलते, डीसी हो यार आप। मैंने डायरेक्ट बोल दिया था, अच्छा आप एक काम करो, आप उनको तो बोलते फ्री में गाना चाहिए हमारे लिए, फ्री में उनको बोलते परफॉर्म करना चाहिए। क्या बात, क्या थॉट्स हैं। आइडल से निकलने के बाद भी भाई मैं बहुत बार पर्चियां भरने गया हूँ डीसी ऑफिस। अच्छा। बोलते यहाँ आके आप पर्ची भर के जाओ, पहले पर्ची भरो, बोलते देखते हैं फिर क्या होता है बाद में। अरे सर मैं एक ऐसा आर्टिस्ट था जो कि मल्टीपल आर्टिस्ट जो आज भी हिमाचल में परफॉर्म करते हैं भाई लाइव स्टेज, मैंने उनको बोला कि आप लोग अपने लिए लड़ो, आप लोगों को साउंड अच्छा नहीं मिलता यहाँ पे, कैसे पीए आपको इंस्टॉल करके देते हैं, वेजेस देखो आपको क्या क्वालिटी के मिलते हैं, हमारा बैंड एक आपको टेक भेजता है, आप बोलते हैं कि हमारा तो इतना बजट ही नहीं है। अरे तो सर किस चीज के लिए बजट है फिर? बाहर से कोई आर्टिस्ट आता है उनके लिए तो पूरा प्रॉपर उनका फॉलो किया जाता है। हाँ, हमें क्या खराबी है भाई, हमारे सुर नहीं लगते, हम गाते नहीं अच्छा, बहुत बढ़िया गाते हैं भाई, लोग इतना तालियां बजाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं,
पूरे नेशनल लेवल के मंच में हम लोग लोहा मनवा के आए हैं हिमाचल का। आज आप बोलते हैं कि हमारे पास टेक नहीं है आपको देने के लिए। किसी ने मुझे बताया था कि मोहित चौहान सर, सोचो कितना बड़ा नाम है ना, हम लोगों के लिए एक प्राइड वाले एग्जैक्टली आर्टिस्ट हैं वो, राइट? हिमाचली हैं अभी, मोहित चौहान हिमाचली हैं। आपको पता है आज तक भी मोहित चौहान जी का नाहन में कोई शो नहीं हुआ है। वो सोलन परफॉर्म करके हैं, एक दो जगह और परफॉर्म करके शिमला आए थे, हैं। मैंने काफी पहले। शिमला में परफॉर्म किया उन्होंने। नाहन जैसी जगह पे आज भी मोहित चौहान जी का कोई शो नहीं हुआ है, मेरे को किसी ने बताया। कितना शॉकिंग है यार, जिस गृह जिले से वो आते हैं, है ना, जिले का मुख्यालय वही है, नाहन में ही है, सिरमौर जिले का। वहां पे उनका शो नहीं हो पा रहा है यार। मतलब आप अपने आर्टिस्ट की वैल्यू नहीं कर पा हार्ट रहे। ब्रेकिंग। इतना बड़ा आर्टिस्ट, रॉकस्टार जैसी एल्बम यार, देखो कितना ही काम कर रखा है, पर मतलब आप एक रॉकस्टार एक ऐसा बेंचमार्क है कि जो उन्होंने सेट कर दिया हुआ है, उसके बाद फिर कुछ है नहीं। कुछ आर्टिस्ट है, उनको हर मंच के ऊपर आप उन्हीं को ही शो दिए जा रहे हो। अब ये तो पता नहीं अब कैसे हो रहा है, क्यों ही हो रहा है, बट मैंने तो ये सुना था कि इंडियन आइडल वाला जो पर्सन होता है वो, उनको तो हर शो मिलता ही मिलता है यार। इंडियन आइडल में भी भाई आप देखो ना कि कुछ लोग हैं जो टॉप 100 में भी नहीं आए हैं, टॉप 40 में भी नहीं आए हुए हैं। मैं तो फर्स्ट रनर अप रहा हूँ, राइट, ऑलमोस्ट विनर बनने वाला था मैं किसी शो का। राइट। तो आप थोड़ा उस चीज को भी कंसिडर कहीं ना कहीं करेंगे कि नहीं करेंगे पोर्टफोलियो में। अगर कोई इंडियन आइडल फेम अपने आप को बताता है तो आप एक बार ये तो चेक करेंगे कि आप कोई ऑडिशन से बाहर हो गया है या फिनाले तक पहुंचा हुआ है। आप वो तो थोड़ा देखेंगे, चेक करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ तो वही बात होगी कि गधे घोड़े सब बराबर हो गए ना, एक ही तराजू में तोल दिया सबको, एक ही तराजू में तोल दिया, वही वाली बात है ना। वही बात होगी। पता नहीं हमारा प्रशासन कैसे ऑपरेट करता है यार। मैं तो थक चुका हूँ ये बात कर करके, लिटरली। पहले भी बड़े आर्टिस्ट आए, उन्होंने भी अपना दर्द बयां किया। ऐसा नहीं कि उन तक बातें नहीं पहुंचती हैं बातें उन तक भी। उसके बाद वो और ज्यादा वो कर लेते हैं उस चीज को कि नहीं, अब तो करना ही नहीं। मैं आपके मंच से ना भाई आज एक चीज तो जरूर बोलना चाहूंगा, जितने भी आर्टिस्ट यहाँ के हैं ना हिमाचल के, उनको मैं एक बार जरूर बोलना चाहूंगा कि आपको थोड़ा खुद के लिए लड़ना सीखना चाहिए। पहले तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे साउंड कई बार आपको अच्छा नहीं मिलता तो आपको उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। जैसे मैं बहुत बार उठा चुका हूँ भाई। साउंड चेक के लिए टाइम नहीं देते, बोलते हैं कि नहीं आप, एक तो आर्टिस्ट कोई बाहर बहुत दूर से आ रहा है, आपने साउंड वैसा उसको दिया नहीं है, ऊपर से आप साउंड चेक उनको करने नहीं देते, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं ये तो धूम धड़ाका हो जाए। बिना साउंड चेक के कैसे होगा भाई? बेसिक्स क्लियर नहीं है यार। वही बेसिक्स क्लियर, और जहाँ पे फेवरेटिज्म है, जिन आर्टिस्ट के साथ फेवरेटिज्म है, उनके लिए सब कुछ अवेलेबल है। तो ये तो बहुत दोगलापन है हमारे प्रशासन का। मैं तो इस टॉपिक पे जितनी बार बात करना चाहूँ, मतलब कम पड़ता है। हर आर्टिस्ट आगे यही बात बोलता है यहाँ पे। और मैं तो खुद चाहता हूँ कि हिमाचल जैसी जगह पे अंकुश भारद्वाज जैसे आर्टिस्ट के शो होने चाहिए यार, जिन्होंने हिमाचल का लोहा इतने पैन इंडिया में मनवाया है। आई होप कि समडे कोई तो सुने। चलो एनीवेज, एक बात बताओ, आपकी जो आईज की जो प्रॉब्लम थी वो कैसे ठीक हुई थी? इसके लिए सबसे मेजर क्रेडिट जो जाता है, दैट गोज टू ऑफ कोर्स इंडियन आइडल। अच्छा। क्योंकि वहीं से ही ये बात उजागर होके आई है। अभी भी भाई आप यकीन मानो बहुत लोग हैं जिनको केराटोकोनस है, पर उनको पता ही नहीं है। क्या लक्षण होते हैं, एक बार फिर से बताओ ना। इसमें आप जब रात को ज्यादा आपको मालूम पड़ेगा, मान लो रात को आप बाहर निकले हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं या आप नॉर्मल वॉक भी कर रहे हैं, तो जो गाड़ी मान लो आगे से आ रही है, तो जब लाइट आपकी आंखों पे पड़ेगी तो वो सब डिस्टॉर्टेड होगा, पूरा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा आपका विजन, धुंधला हो जाएगा, कुछ नहीं नजर आएगा आपको। और मान लो ये नॉर्मल लाइट की ओर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये 10-12 एंगल लेके पूरी डिस्टॉर्टेड होगी लाइट। अच्छा ठीक है। लाइट्स की ओर आप देख ही नहीं सकते। सेम थिंग हैपेंड विद मी ऑन इंडियन आइडल का स्टेज, जब मैं गिरा भी था नीचे। अच्छा ठीक है। जजेस के पीछे जो बोर्ड लगा होता है इंडियन आइडल का बड़ा बड़ा, मैं वहीं चल के जा रहा था, वो लाइट सारी डिस्टॉर्टेड होगी और मैं सीधा जाके नीचे गिरा। शुरू में आपको डिस्टॉर्टेड विजन होगा, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। वो कम नहीं, आप कुछ भी खा लें, गाजर मूली टमाटर, उससे ठीक नहीं होता। तो फिर कैसे हुआ ये ठीक? बॉम्बे में एक डॉक्टर है, डॉक्टर नितिन डेढ़िया। डॉक्टर नितिन डेढ़िया, उनके हॉस्पिटल से वहाँ पे ओजस नाम से। अच्छा ठीक है। तो भाई वो मेरे लिए भगवान है। उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया मेरे इलाज के लिए। अच्छा। वो मुझे सर्जरी के लिए लेके गए, उन्होंने मेरा पूरा ट्रीटमेंट किया, उन्होंने मेरी इंटेक्स भी की, क्योंकि C3R तो हो गया था पर मेरी लेफ्ट आई का विजन बहुत खराब हो गया था। अच्छा। और ये रिकवर नहीं हो सकता था फिर। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक बहुत मतलब महंगी सर्जरी है भाई, इंटेक्स भी करवाना, इट्स एक्सपेंसिव प्रोसीजर। तो उन्होंने मेरा इंटेक्स भी करवाया मेरी आंखों का। अच्छा। जो मैं अभी आपके सामने आप बिना चश्मे के बैठा हुआ हूँ, तो जो लेंसेज हैं ये लंदन से बनवा के उन्होंने मेरे लिए लाए हैं। अच्छा, स्पेशली लेंसेज लगा रखे हैं आप? हार्ड ग्लास लेंसेज हैं ये, ग्लास कांच के लेंसेज हैं। ओके। वो मैं अपने शोज में यूज करता हूँ जब मेरे को परफॉर्म करना होता है, या जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ। आज जो मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी पा रहा हूँ ना भाई, ये द एंटायर क्रेडिट गोज टू इंडियन आइडल एंड डॉक्टर नितिन डेढ़िया। वाओ, वेरी नाइस। क्या सर्जरी होती है, क्या प्रोसीजर होता है इसमें, क्या करते क्या है? इसमें 2 प्रोसीजर्स हैं। अगर आपका विजन आपने टाइम से पकड़ लिया कि आपके केराटोकोनस से आपका विजन बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ है, तो आपका एक प्रोसीजर होता है जिसको C3R बोलते हैं। C3R क्या होता है उसमें? इसमें जो मिनरल्स विटामिन्स होते हैं, वो आपका जो आंख होती है, इसको बाहर वाली जो लेयर होती है इसको स्क्रैप ऑफ किया जाता है, पूरा छिला जाता है। क्या बात कर रहे हो, कैसे? पूरा एक ब्लेड होता है उनके पास, डॉक्टर्स के पास, उससे
और आपको दिख रहा होता है हाँ भाई ये सब कुछ आपके सामने ही, आपकी आंखों को खोला जाएगा स्प्रिंग लगा के और उसमें ड्रॉप्स डालते हैं वो, ताकि आपको ज्यादा पेनफुल ना हो, पर वो उसमें पेन होता ही होता है। वो जब ब्लेड आपके आंख से ऊपर से जब वो छिला जा रहा होता है आई आपकी कैन नॉट इवन इमेजिन। डरावना तो हाँ था वो मंजर। तो वो बल्कि पूरा बाद में उसके C3R करने के बाद में और ज्यादा पेन होती है। वो दर्द ज्यादा होती है। अच्छा, फिर इंटेक्स हुआ, इंटेक्स में क्या होता है? लेफ्ट वाली आई पे मेरा C3R भी सेम टाइम पे हुआ। हाँ। तो ये जो इस आई की जो सर्जरी थी वो कम से कम उसका ड्यूरेशन रहा 2 से 2.5 घंटे तक सर्जरी। क्या होता है उसमें? पहले C3R 1 घंटा, हाँ। देन उन्होंने जो प्लास्टिक की 2 रिंग्स होती हैं ऐसी, हाँ। हमारा जो हमारा कोनिया है उसने वो कोन शेप ले रहा है, कोन शेप, इस तरह का कोन शेप। हाँ। अब इस कोन को फ्लैटन करने के लिए, ऐसा राउंड शेप देने के लिए प्लास्टिक की 2 रिंग्स डाली जाती हैं, एक नीचे से एक ऊपर से। हाँ। तो उनको थोड़ा सा टेम्परेचर उनका बढ़ा के ताकि वो अंदर चला जाए कॉर्निया में आसानी से। हाँ। तो अगर आप अभी भी मेरी आंख को देखेंगे तो इसमें 2 इंटेक्स डले हुए हैं, उनको इंटेक्स बोलते हैं, हाँ। एक ऊपर से एक नीचे से। उससे जो कॉर्निया है जो कोन शेप लिया था वो थोड़ा फ्लैटन हो गया, विजन थोड़ा बेटर होने के लिए। वो बहुत बहुत दर्द होती है भाई, पेनफुल प्रोसेस। चलो थैंक्स टू द डॉक्टर जिन्होंने मतलब आगे बढ़ के आपकी हेल्प करी। आपने हंसराज रघुवंशी के एक गाने में एक्ट भी किया है आपने और अभिरुचि ने। जी 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 वो जी। कैसे हुआ और हंसराज भाई से कैसे मिले? बाबा जी मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं शुरू से ही। जान पहचान कैसे हुई? उन्होंने ना एक गाना गाया था विशाल लीलानी सर के साथ, वहां से वो नजरिए में आए थे मेरे। पर वो गाना ना उनका मेरे को बहुत पसंद आया था। भूमि प्रोजेक्ट के अंदर? भूमि प्रोजेक्ट के अंदर था वो गाना, आया था दे 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 दे, बाकी सब माया माया, ये कुछ ऐसा गाना था। तेरी लीला तो तू ही जाने रे, तेरे चरणों में मेरा स्वर्ग है, जब से बसता हूँ, कुछ इस तरह का गाना था। सच ए गुड म्यूजिक। और गाया बाबा जी ने बहुत कमाल है वो। ठीक है, वहां पे आपकी बातचीत हुई? हाँ, वहां से मतलब मैंने बोला कि अरे मैं आर्टिस्ट से मैं एक बार तो मतलब बातचीत करना चाहता हूँ। तो ऐसी हमारी यारी दोस्ती तो हुई थी। वो एक बार घर आए थे मेरे दरअसल, उसके बाद मुंबई। अच्छा वहां से हमारी बातचीत ज्यादा बढ़ी, अच्छा अच्छी दोस्ती हुई हमारी। मिले वो मेरे साथ ही घूमना फिरना किया, मेरे घर पे रुके वो। अच्छा। तो अकेले आए थे? नहीं, उनका एक फ्रेंड आया था, डीजे स्ट्रिंग्स नाम से कुछ है। अच्छा ठीक है। तो हम तो देखो सिंपल साधारण रहने वाले आदमी हैं, पर वो हमारे साथ रहे और मेरे साथ वो ही भी घूमे ऐसे ही फिरे। है भाई, साधारण आदमी है। नहीं बट मतलब सिंपल ही रहता है वो भी। बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, बॉम्बे में देखो रहना आसान नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव सिटी है। पर बेचारे बहुत सारे सपने लेके लोग वहाँ जाते हैं, है ना, बड़े बड़े सपने संजोते हैं, लोगों से भाई मिलना है, हमने गाने निकालने। पर बाबा जी भी आए हमारे घर, जैसे हम उनको रख सकते थे वैसे हमने उनको रखा। पर वो बेचारे रहे हमारे साथ वैसे ही, जितना हम उनके लिए कर सकते थे छोटा मोटा हमने उनके लिए किया। वहीं से हमारी यारी दोस्ती बढ़ी। और अभिरुचि के साथ में कुछ कुछ गाने लेके आता ही रहता हूँ, उसको फीचर करता रहता हूँ अभिरुचि के गानों में। और लोगों को प्यार भी बहुत मिलता है हमारे को साथ में। तो वहीं से उनकी जो वाइफ है कोमल भाभी, उनका कॉल आया, मेरे को कॉल किया उन्होंने कि भाई ऐसे अंकुश हमारा एक गाना है, तो आप इसमें आप और अभिरुचि को हमारे को फीचर करना है। बोला यार ये तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। राइट। बोलते आप वैसे ना हमारे को कहना और राधा के लुक में बोलते ज़्यादा अच्छे, बोलते हमको आपको फीचर करना था। पर बोलते हमारा गाना राम जी और सीता जी पे है। मैं कहा आप अगर इतने अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे को दे रहे हैं, मैं कहा क्यों नहीं हम आपके लिए करें। तो हम गए, काफ़ी लंबा शूट चला, ऑलमोस्ट 32 घंटे का शूट चला। ग्रैंड शूट था? ग्रैंड शूट था, बहुत बड़ा ग्रैंड सेट उन्होंने लगाया था। किसने किया था? 2 डायरेक्टर्स ने किया था? 2 डायरेक्टर्स ने अच्छा, शूट किया ठीक था, ग्रैंड सेट था। हाँ। और बाबा जी का सेट एक लगा हुआ था, वो बैठे हैं बैंड के साथ वहाँ लिपसिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे, आप यकीन मानेंगे, फिर से पूरी शादी कराई उन्होंने हमारी। भाभी ने बोला, बोलते पूरी शादी कराएंगे हम तुम्हारी, पंडित को बिठा के पूरे मंदिर पढ़वाए, पूरे एक्चुअल पूरे फुल शादी हुई है। अंकल जी को नहीं बुलाया? पापा ने बोला होगा पहले ही शादी हो चुकी है, एक देख चुका हूँ। अच्छा, फिर आपने वो गाना कर लिया? हाँ, वो शूट किया। और बाबा जी तो बोले थे, बोलते आप भी गाओ, बोलते इसको एक वर्जन इसका। अगर आपको ये गाना गाना होता सिया राम की जोड़ी, जैसा कि बाबा जी ने बोला कि आप गाओ, तो कैसे गाते यार, कुछ सुना दो। वैसे तो मैंने एक रील इसमें इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी। हाँ। तो मैं थोड़ा सा लिरिक्स के लिए कंफ्यूज हूँ, तो मैं लिरिक्स पढ़ सकता हूँ मतलब? हाँ, फोन चाहिए क्या? हाँ मतलब फोन। रामचंद्र की अयोध्या से बारात चली, उन संग जो जनकपुर के आंगन में पली, तीनों लोक के आए हैं स्वामी माँ जानकी को बिहाने, शर्माते हुए दासियों को वो बात लगी है सुनाने। हो अंगना में राजा जनक के शहनाई है बजी, सिया राम की जोड़ी सजी, सिया राम की जोड़ी सजी।
ओ अंगना में राजा जनक के शहनाई है बजी, सिया राम की जोड़ी सजी, सिया राम की जोड़ी सजी। क्या बात है, क्या बात है। हंसराज भाई बोलो, वर्जन निकलवा दे फिर। बाबा जी ने तो बहुत बढ़िया गाया है, चलो हमने थोड़ी सी कोशिश कर ली। नहीं नहीं, बहुत प्यारा। रजत को कैसे जानते हो आप? रजत के साथ आपने गाना भी किया है, हाँ, उसको हाँ, फीचर भी किया है। अभिरुचि उनको जानती है पहले से, अच्छा। तो अभिरुचि नहीं मेरी बात उनसे करवाई थी, मैं तो नहीं उनको जानता था, हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, वो क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है, एज ए सेलिब्रिटी तो मैं उनको जानता हूँ, पर अभिरुचि नहीं मेरी बातचीत उनसे करवाई। अच्छा, साथ में तो पढ़े उस टाइम में? नहीं, साथ तो नहीं पढ़े हो, पर बोलती थी कि हाँ मैं रजत को जानती हूँ, बात करती हूँ भाई। ओके, चलो ठीक है भाई, आप फिर बात कैसा कर लो। एक्सपीरियंस था रजत के साथ? मजा आया था। नहीं नहीं, इस हंसी के पीछे बहुत कुछ छुपा है, वो बताओ। मजा आया था, मजा आया था, तो बहुत मजा आया था। हंसे एक्चुअली उनके लिए थोड़ा हेक्टिक हो गया था रजत भाई के लिए, हाँ। क्योंकि शूट था गांव में। अब वो बेचारे सुबह चले दोनों वहां से, ज्योतिका भी साथ में थी, वो व्लॉगिंग भी करते थे साथ में। अब मेरे गांव में उस वक्त रोड का काम भी चल रहा था, तो पहले तो उनकी पैदल यात्रा हुई, अच्छा, अच्छी खासी गांव तक के लिए। ठीक है। दोनों थक गए थे बेचारे। फिर वहां जब शूट चालू हुआ, मैं इमेजिन कर सकता हूँ जैसे कि। अब आपको पता है जो जब हमारे गांव में देवी देवता आते हैं, जब देवता महाराज आते हैं, तो उनके साथ वो ढोली भी आते हैं साथ में। तो जब वो घर घर जाके बजाते हैं, तब हमारे पास उतना ही टाइम था वो अपना एक टेक कैप्चर करने के लिए, क्योंकि वो सेक्रेट चीजें होती है सारी की सारी, हम भी फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं नहीं आप और बजाओ हमारे लिए कि 5 घंटा यहाँ। तो रजत भाई भी थोड़ा ऐसे थे कि बहुत कट टू कट था, मतलब हमारे पास टाइम। अभी यहाँ शूट करना था, फिर देवता महाराज पार बैठेंगे, उनके पास जाके शूट करना है, बहुत कट टू कट चीजें थी सारी की सारी, और उसमें ही हमारे को ड्रेस भी चेंज करनी है। अब शायद उनको लगा पता नहीं हमारे पास टाइम होगा भाई, हमारे को ड्रेस चेंज करने का टाइम मिलेगा, मेकअप चेंज करने का टाइम मिलेगा। रजत इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज थिंग्स, वेरी पर्टिकुलर, वेरी पर्टिकुलर। ओसीडी भी है भाई को, वो बताता है कि ये आने होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा है। अच्छा भाई, मतलब हेड्स ऑफ है फिर तो, मतलब आपने कैसे शूट किया होगा? तो मतलब जस्ट तस करके मैंने मना लिया उनको, और निपट गया बहुत बढ़िया शूट, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया शूट निपटा, बहुत अच्छा। उन्होंने बहुत कोऑपरेट भी किया, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट। ज्योतिका ने भी बेचारी ने बहुत सपोर्ट किया हमारे को, मेंटली भी बहुत, रजत को भी बहुत वो मतलब बूस्ट करी थी कि हाँ बहुत बढ़िया रजत, अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। तो वो भी बेचारी थ्रू आउट वहाँ पे उनके साथ ही रही। जबकि देखो यार भाई, वो भी अपने लेवल पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों में घमंड आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। हम्बल भाई। So they both were, एवरी टाइम आई कॉल हिम ना, कोई किसी काम के लिए कुछ भी ना, तो वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करके उसके हाथ में जो होता है वो कर लेता है वो। नहीं नहीं, कर लेते हैं। तो दोनों ही बेचारे बहुत बढ़िया हैं। चलिए अब टुवर्ड्स द एंड एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, अंकल जी से पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहले अंकुश के बारे में। ओके। बचपन में शरारती थे या शांत थे अंकुश? नहीं शांत था, शांत बच्चा, ओके। पहली बार आपको कब लगा कि ये सिंगर बनेगा? दशहरे का होता है ना हमारा जो दशहरा फेस्टिवल। हाँ, तो मैंने आपको एक गजल दी थी मेहंदी हसन की, वो मैंने इनको बताई थी। वो गजल याद आ रही है, कौन सी गजल है वो? गुलाम अली साहब की गजल थी वो। हाँ, गुलाम अली साहब की गजल थी, और वो मैंने इनको सिखाई थी, वो मैंने गा गा के इनको। जब इन्हें परफॉर्म किया ना, तो बहुत ही गजब का इन्होंने परफॉर्मेंस किया, और शायद वह पहला नंबर भी कर रहा था। ज्यादा इमोशनल कौन है? ज्यादा इमोशनल ये आप? अंकुश। अंकुश है, ओके। घर में ज्यादा गुस्सा किसको आता है, आपको, इनको, या मम्मी को? तो दोनों का एक ही आंसर हो गया, मम्मी को। आंटी को, ओके। अंकुश की एक आदत जो आपको बहुत इरिटेट करती है, जिससे तंग आ जाते हो आप? मेरे ख्याल से तो कोई भी आदत। क्या बात है यार अंकुश भाई। आज के सिंगर्स में क्या मिसिंग है? हाँ, लोकल सिंगर बस वही जो मैंने आपको कहा था कि भाई वो जो बीच में वो जो मिक्स कर देते हैं ना जी, वो हिंदी गाने मिक्स कर देते हैं जो फोक में। अच्छा, ये दोनों के लिए है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगली जूते मेरे को वापस से पड़ने वाले हैं, क्योंकि मेरा अगला गाना हिंदी पहाड़ी मिक्स आ रहा है। रियलिटी शोज हेल्पफुल है या ड्रामा है? हेल्पफुल है। हिमाचल का बेस्ट फोक सिंगर आपके हिसाब से? मुझे नाम, आपने किनको सुना है आप, जो आप ग्रो कर रहे थे उस टाइम पे, कोई ऐसे कोई आर्टिस्ट? केएल सहगल साहब जो। अगर अंकुश सिंगर नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं सिंगर ना होता तो मैं कुछ भी ना होता भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं शायद कहीं बगीचे में काम कर रहा होता, पर हिमाचल में कहीं ना कहीं अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता। स्टेज पे परफॉर्म करते वक्त कोई प्राउड मोमेंट? एक बार जब मैंने पापा का कॉम्पोजिशन इंडियन आइडल में गाया था। सेकेंडली पापा एक बहुत लंबे अरसे बाद मेरा लाइव शो देखने आए थे, शूलिनी यूनिवर्सिटी में हुआ था। उस वक्त मैंने पापा को स्टेज पे लाया और पापा के लिए गाना गाया था। तो दैट वाज। कौन सा गाना? पापा मेरी जान। अच्छा, सुना दो। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम, बहुत बढ़िया।
मेरा कोई खुदा नहीं तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम। नाइस। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। आई लव यू। क्या बात है यार, क्या इमोशन है। ओके, कभी आपने अंकुश को डांटा किसी परफॉर्मेंस के बाद? मुझे ऐसा कभी मौका ही नहीं दिया इसका। कितना अच्छा बच्चा है यार। एक गाना जो आप दोनों को इमोशनली कनेक्ट करता है। वैसे तो हम दोनों जो गाते थे संदेश आते हैं, दोनों साथ में गाते थे। दैट इज द मोस्ट आई फील सबसे ज्यादा क्लोज वही है गाना हमारे। संदेश आते हैं। लाइफ में कभी इंसल्ट फील हुआ? काफी बार महसूस हुआ है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सारे स्टेजेस पे जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे इंसल्ट काफ़ी बार महसूस हुआ है। मान लीजिए मैंने किसी टेक के लिए मैंने कभी बीच में बोल दिया कि सर ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट है हमारी, तो आप ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट हमको दे दोगे, बैंड को ये चाहिए ये वाला, तो ये चाहिए, ये आप ये हमारे को सही नहीं लग रहे हैं, फटे हुए। तो आगे से बहुत आड़ा टेढ़ा ही जवाब आया है कि इतने बड़े नहीं तुम अभी हो गए हैं कि तुम हमारे से ये साउंड मांग रहे हो, आगे से सुनने को मिला है। जब डीसी हमको बोल रहे हैं कि फ्री में ही गाना चाहिए उनको, तो यहाँ पे उनका अपना प्रदेश है, फ्री में गा दो। इंसल्ट ही महसूस होती है भाई, इट्स अ काइंड ऑफ इंसल्ट ओनली। हमारे म्यूजिक की इंसल्ट है, मेरी तो नहीं, बट आई वुड से कि ये हमारे संगीत की इंसल्ट है, आर्ट की इंसल्ट, हमारे आर्ट की इंसल्ट है। राइट। क्या फेम लोनलीनेस भी लेके आता है? ट्रू। किसी चीज को लेके इनसिक्योरिटी है? कभी भी नहीं। क्या आपको लगता है कि टैलेंटेड लोग डिप्रेशन में ज्यादा चले जाते हैं? ट्रू। कैसे? कैसे? कभी कभी ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ जो ज्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं वो ओवर थिंकर भी होते हैं, और ओवर थिंकिंग मार जाती है। और ओवर थिंकिंग ही इंसान को मार डिप्रेशन देती की ओर लेके है, जाती है। मार देती है भाई, लिटरली आई एग्री। मुंबई या हिमाचल? बोथ। फोक म्यूजिक या बॉलीवुड? फोक। अरिजीत सिंह या सोनू निगम? एक बताना। नहीं, दिस इज रॉन्ग। बोथ। नहीं, ऑप्शन ही नहीं है बहुत नहीं का। नहीं, आई पर्सनली फील कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों लेजेंड्स हैं। आई मीन आप ये बात कर रहे हैं कि रफी साहब या किशोर कुमार जी, नो कंपैरिजन। स्टेज शोज या स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स? बोथ। इंडियन आइडल या इंडिपेंडेंट म्यूजिक? इंडिपेंडेंट म्यूजिक। वन सिंगर यू आर जेलस ऑफ? नो वन। वन सॉन्ग यू विश वाज सung by you? आई रियली विश साथिया मुझे मिलता गाने को, जो सोनू निगम साहब ने गाया है। ऑटो ट्यून ब्लेसिंग है या ओवर यूज्ड है? ऑटो ट्यूनिंग आई फील आजकल के ज़माने में, क्योंकि सारी चीज़ें 440 आती हैं, तो इट्स ब्लेसिंग। वन थिंग फैंस डोंट नो अबाउट सिंगर्स? उनका ट्रू स्ट्रगल बिहाइंड द सीन्स, जो लड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो चीज़ें वो सीखते हैं। उनको लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद माइक पे गाना गाना इज़ एवरीथिंग, बट उसके पीछे की जो लड़ाई होती है उसको सीखना, उन बारीकियों को सीखना, जो कि जुबिन नौटियाल भाई ने भी एक इंटरव्यू में बोला हुआ है। तो वो बारीकियाँ, क्योंकि कंडेंसर माइक, डायनेमिक माइक, एक एक बारीकी पकड़ता है, वो आसान नहीं है। वन हिमाचली आर्टिस्ट एवरीवन शुड हियर? सुरेश भारद्वाज जी। क्या बात है। थैंक यू। वन बैड हैबिट यू स्टिल हैव? ओवर थिंकिंग। लास्ट टाइम यू क्राइड? अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ था ऐसा, कुछ एक हादसा हुआ था कि अपनों से ही कुछ गलत बातें मुझे सुनने को मिली थी, तो आई क्राइड दैट टाइम। यू आर वेरी इमोशनल, राइट? या आई एम वेरी इमोशनल। वन पर्सन यू कैन कॉल एट 3 AM? अभिरुचि। वन वर्ड फॉर योर फादर? आई लव यू पापा, एंड यू आर माय स्टार। थैंक यू। वन थिंग यू स्टिल वांट टू अचीव? मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे पापा की इस साल कम से कम 12 गाने रिलीज करने हैं। क्या बात है, ऑल द बेस्ट। इंडस्ट्री की सबसे फेक चीज? दिखावा। शो ऑफ। शो ऑफ, एग्जैक्टली, वुड से। हाँ, ठीक बात है। मेरे फादर ने मुझे सिखाया जिंदगी में हर एक इंसान की इज्जत करना, अच्छा संगीत सुनना, हमेशा ग्रेटफुल रहना हर एक चीज के लिए। मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल हूँ इनका बेटा बन के इस दुनिया में आया। ये सारा पापा पापा करी जा रहे हैं। मम्मी नहीं देखेगी पॉडकास्ट है? मम्मी देखेगी तब मम्मी को ताला लगाना बोलेगी, तेरे को एक चीज भी नहीं सिखाई क्या मैंने? देखना। खाना तो सिखाया होगा। नहीं, मम्मी ने मतलब सख्त तो बनाया हमारे को, हर एक हालत में सख्त बने रहना, कैसे है इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है। स्ट्रॉन्ग खाना बनाना मम्मी ने सिखाया? नहीं नहीं, नहीं सिखाया। आंटी आपके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है इन लोगों ने। देखो मैंने पूरी कोशिश करी आपका जिक्र लेके आने की बीच बीच में, पर ये दोनों मेरे को मौका ही नहीं दे रहे हैं। देखो पापा, मैं तो अभी 2-3 दिन में मुंबई चला जाऊंगा। अब आपने जाना है भी घर, तो आप 2-4 तारीफ कर लो मेरे हिसाब से तो।
आंटी ये नहीं कर रहे आपकी तारीफ वारीफ कुछ नहीं कर रहे, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ तो बोले। ना फादर कर रहे हैं ना सन कर रहा है, कोई भी नहीं। चलिए, मोस्ट फेक थिंग अबाउट रियलिटी शोज। देखो मैंने परसेप्शंस बताए थे, एक साइलेंट ऑडिशंस होते हैं जो मुझे पता है, शायद उनका अगर ये फेक लगे तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ओपन ऑडिशंस, ऐसा नहीं होता है, साइलेंट ऑडिशंस भी होते हैं, लोग वहाँ जाके सिलेक्ट होते हैं, उनको मतलब अगर वो अच्छा गाएंगे तो वो आगे जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई फेक चीज है सच, आई डोंट फील कुछ ऐसा। ठीक है, सिंगर विद बेस्ट लाइव वोकल्स राइट नाउ। दो सिंगर्स आई वुड से, श्रेया घोषाल जी एंड सोनू निगम जी। क्या टैलेंट से ज्यादा रील्स चलती हैं आजकल? हाँ, यस। हिमाचल के आर्टिस्ट यूनाइटेड है या जेलस हैं? कुछ यूनाइटेड है, कुछ जेलस भी हैं जी, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जैसे पंजाबी सिंगर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हिमाचल में मुझे थोड़ी कमी दिखी है उस चीज़ की। तो ऐसा है, बहुत मजा आया, आपने बहुत अच्छे से सवालों के जवाब दिए। टुवर्ड्स द एंड सर सुना दीजिए कुछ जाते जाते कुछ। एक बड़ा इनका ऑल इंडिया रेडियो में गाना बहुत वायरल हुआ था, दिल बोर हुए, तो वो अगर गा देंगे आप, ये मजा आ जाएगा साथ में दोनों। ठीक है। हाँ, ओ भूला जांगी ओ दे ओ चालो पांगिले ठाकुर गारावे हो गे दिल बोर हुए, ठाकुर गारावे मोला ओरिले दीनो भोरी बाकरो हमें ना पूछे नावे हो दिल बोर हुए, हमें ना पूछे नावे। ओके। क्या बात है। थोड़ा मतलब समझाते तो और मजा आता मेरे को। लोअर हिमाचल वाला बंदा हूँ थोड़ा। जांगी होती जगह होगी, कोई जांगी है ना, जगह का नाम है, वो देवता है, वो पांगी जा रहा वो है, पांगी जा रहा था, ठाकुर का गाँव था, ठाकुर का गाँव। कि ओरिले दीनो भोरी बाकरो, जो दूसरे लोग आएगा उनको तो बकरे बुकरे खिला दिया, और जो हम थे हमारे को पूछा ही नहीं, पूछा ही नहीं। खाने के लिए भी नहीं पूछा। इस तरह के इसमें वो थोड़ा मजाकिया सा सॉन्ग है, एक पहाड़ी गाना। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और मेरे को बड़ा मजा आया। थैंक यदि यू। बीच में कोई गलती फंसी हो तो काट दीजिएगा। कुछ ना कट रहा, ऐसे जाएगा ये। थोड़ा हो ही जाता है बीच में ना, तो ये बड़ी मेहरबानी रखिए हमारे को। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि काट देंगे आप उसको। मैं कुछ नहीं काट रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।